मेरी कहानी। ये सफ़र जिस पर मैं गामज़न रहा हूँ 3 मरहलों पर मुश्तमिल है। पहला मरहला समाजी उलूम का, दूसरा नफ्सियाती कैफियत साइकेडेलिक्स का, और तीसरा योगी का मरहला। तीनों मरहले आपस में जुड़े हुए हैं, हर एक अगले मरहले की बुनियाद रखता है, जैसे कमल का फूल जो आहिस्ता आहिस्ता खिलता हो। अब जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो महसूस होता है कि ज़िंदगी के वो कई तजर्बे जो उस वक्त बेमानी लगे थे, दरअसल आने वाले मरहलों के लिए ज़रूरी थे। मैं आपसे उस बातनी सफ़र के पहलू शेयर करना चाहता हूँ जिन्हें कभी अखबारात या मीडिया में जगह नहीं मिलती। मुझे सियासत या मशहूर रिसालों में LSD पर छपने वाली कहानियों से कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहानी है उस इंसान के अंदर की जो इन सब मराहिल से गुजर रहा होता है। कामयाबी। मार्च 1961 की बात है, जब मैं अपनी तालीमी ज़िंदगी के सबसे बुलंद मकाम पर था। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में विजिटिंग प्रोफेसर की हैसियत से तदरीस के बाद वापस आया था और मुझे हार्वर्ड में मुस्तकिल ओहदा देने की यकीन दहानी कराई गई थी। बस शर्त इतनी थी कि मैं अपनी तहकीकी इशाअतें मुकम्मल कर लूँ। हार्वर्ड में मेरे पास 4 शोबों में ओहदे थे: सोशल वेलफेयर, नफ्सियात, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस, जहाँ मैं खुद भी थेरेपिस्ट था। इसके अलावा मेरी तहकीक येल और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी जुड़ी हुई थी। दुनियावी लिहाज से मेरी आमदनी बहुत अच्छी थी और मैं चीज़ों का शौकीन जमा करने वाला शख्स बन चुका था। कैम्ब्रिज में मेरा अपार्टमेंट नवादरात से भरा हुआ था। मैं शानदार डिनर पार्टियां दिया करता था। मेरे पास मर्सिडीज बेंज ट्रायम्फ मोटरसाइकिल, सेसना हवाई जहाज़, MG स्पोर्ट्स कार, एक सेल बोट और साइकिल, सब कुछ था। मैं कैरेबियन में छुट्टियां मनाने जाता, जहां स्कूबा डाइविंग करता। मैं वो ज़िंदगी गुजार रहा था जो अमरीकी समाज में एक कामयाब ज़िंदगी का ख्वाब कहलाई जाती थी। मैं कोई खालिस मुहक्किक कभी भी नहीं था, लेकिन पूरा तालीमी सफ़र तय कर चुका था। PhD मुकम्मल की, किताबें लिख रहा था, तहकीकी मुआहदे थे और मैं ह्यूमन मोटिवेशन, फ्राइडियन थ्योरी और चाइल्ड डेवलपमेंट जैसे मज़ामीन पढ़ा भी रहा था। लेकिन सच ये है कि मैं महज एक ज़बरदस्त खेल का खिलाड़ी था। मेरे लेक्चर नोट्स दूसरे मुफक्करीन के ख़यालात पर मुश्तमिल होते, जिन्हें मैं चालाकी से पेश करता। मेरी तहकीक उन मौज़ूआत पर थी जिन पर तहकीक करना बस फैशन समझा जाता था। 1955 में मैंने थेरेपी कराना शुरू की और मेरा पहला मरीज़ मुझे चर्च से मुतारिफ़ करवा गया। अगरचे मैं बाद में बाकायदगी से नहीं पीता था, लेकिन शराब खूब पीता था। वो पहला मरीज़, उसके दोस्त और उनके दोस्त सब मेरे मरीज़ बन गए। इस तरह मैं स्टैनफोर्ड की हिप कम्युनिटी के लिए एक हिप थेरेपिस्ट बन गया। पार्टियों में लोग कहते, लो जी माहिर नफ्सियात आ गए, और मैं किसी कोने में बैठकर खुद को दूसरों से बरतर महसूस करता। मैंने नफ्सियाती तज्ज़ियात, साइको एनालिसिस में भी 5 साल गुजारे, जिस पर लगभग $26,000 खर्च किए। 6 मार्च से पहले, जिस दिन मैंने पहली बार साइकेडेलिक्स दवाई साइलोसाइबिन ली, मुझे अंदर ही अंदर कुछ गलत महसूस हो रहा था। मैं ये समझता था कि नफ्सियात के जो नज़रिए मैं पढ़ा रहा हूँ वो इंसानी हकीकत तक पहुँच ही नहीं रहे। मेरे साथी और मैं 9 से 5 बजे तक नफ्सियात पढ़ाते, जैसे कोई इंश्योरेंस या मैकेनिक का काम हो, और फिर शाम को वही परेशान उलझे हुए लोग बन जाते जो सुबह होते थे। मुझे लगता था कि अगर ये सब नज़रियात दुरुस्त होते तो इनका कुछ असर तो हमारी ज़ाती ज़िंदगियों में भी देखने में आता। मैं समझता था कि साइंसी तौर पर गैर जानिबदार होना ज़रूरी है, लेकिन वक्त ने बताया कि सोशल साइंसेज में ये तसव्वुर हद दर्जा सादा लोही पर मबनी है। इन 5 बरसों की थेरेपी के बाद भी मैं वैसा ही बेचैन, परेशान हाल इंसान था जैसा कि पहले। मेरा थेरेपिस्ट भी यही समझता था, क्योंकि जब मैंने तज्ज़िया बंद करके हार्वर्ड जाने का फ़ैसला किया तो उसने आखिरी जुमला कहा, तुम अभी भी उतने ही बीमार हो कि तज्ज़िया ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन चूँकि मैं खुद फ्राइडियन नज़रिए का माहिर था, इसलिए थेरेपिस्ट के साथ मेरी चालाक जहनी चपकलश पर मबनी गुफ्तगू जारी रहती और मैं उसे कहता, फ्राइड की 1906 की तहरीर में तो उन्होंने ये कहा था, तो जब मैं ये कह रहा हूँ तो तुम्हें ये मतलब निकालना चाहिए। और इस दानिशवराना खेल के लिए मैं फ़ी घंटा $20 दे रहा था। कुछ तो था जो गलत था, और वो गलती ये थी कि मैं कुछ जानता ही नहीं था। फिर भी मैं अपने अंदर ये महसूस करता था कि कोई तो होगा जो जानता होगा। ज़िंदगी की हकीकत मेरे लिए एक मुहम्मा थी। मैं जिस इल्म को पढ़ा रहा था वो छोटे छोटे टुकड़ों की तरह था, जो कभी भी हिकमत या दानाई जैसा कोई एहसास पैदा नहीं करता था।
बस मैं इल्म में इजाफा करता जा रहा था और एक वक्त में 3 इल्मी गेंदें उछालने में माहिर होता जा रहा था, बिल्कुल सर्कस के किसी जोकर की तरह। मैं डॉक्टरेट के इम्तहान में बड़े चालाक सवाल पूछता, दानिश्वर लगता, लेकिन ये सब असल में एक धोखा था। नाखुशी। मेरी हैसियत एक समाजी साइंसदान की थी, लेकिन हकीकत यह है कि मैं बुनियादी तौर पर कोई स्कॉलर नहीं था। मैं एक यहूदी घराने से ताल्लुक़ रखता था, जहां कामयाबी का शदीद दबाव और जहनी बेचैनी अहम बात थी। अगरचे मैं 5 साल तक नफ्सियाती तज्जिए से गुजरा, फिर भी हर बार जब लेक्चर देने जाता तो शदीद दबाव और डायरिया का शिकार हो जाता। हफ्ते में 5 दिन लेक्चर देना मेरे लिए एक जिस्मानी अजियत बन चुका था, लेकिन मेरी मुहर्रकात, मेरी मोटिवेशंस इतनी ताकतवर थी कि मैं अपनी तालीमी कमज़ोरियों के बावजूद और यहाँ तक कि वालिद के सियासी असर और रसूख के बावजूद भी हार्वर्ड में दाखिला ना ले सकने के बाद बिलाखिर अमेरिका की अच्छी यूनिवर्सिटियों की फैकल्टी तक पहुँच गया। मैं 10-10 घंटे पढ़कर एक शानदार लेक्चर तैयार कर लेता, चाहे मौजू फ्राइड हो या इंसानी मुहर्रकात। मगर सच ये है कि ये सब जैसे एक दीवार के पीछे होता। सब कुछ नज़रियाती था। मैं ख्यालात बयान करता, तसव्वुरात पेश करता, लेकिन मेरी अपनी ज़िंदगी उनसे खाली थी। अगरचे मेरी तकरीर में जज्बा और जोश होता, लेकिन मेरे दिल में उस इल्म की सच्चाई का यकीन नहीं था। मेरे लिए मायूसी की बात यह थी कि मेरे बेशतर साथी इसे बिल्कुल काबिल कबूल रवैया समझते थे। उनके नज़दीक शख्सियत महज कुछ मुतग़य्यरात, वेरिएबल्स पर मुश्तमिल थी। बच्चे सिर्फ चलते फिरते डेटा पॉइंट्स थे, और जब हम कोई नज़रिया इस काबिल बनाते कि उसे साइंसी ज़बान में बयान किया जा सके तो उसकी असल इंसानी मानवियत ख़त्म हो चुकी होती। लिहाजा ये तमाम नज़रिए महज जहनी मशक़ें बनकर रह गए थे, जो मेरी ज़िंदगी को छूने से कासिर थे। मैं ऐसे लोगों के बीच उठता बैठता था जो अदराक, कॉग्निशन, शख्सियत, पर्सनैलिटी और इंसानी इर्तिका के बड़े एक्सपर्ट समझे जाते थे, लेकिन ख़ुद वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में कामिल नहीं थे। उनकी ज़िंदगियों में न हुस्न था, न सुकून, न कोई रूहानियत बनान। मैंने दिल लगाकर काम किया और कामयाबी की तमाम चाबियां मेरे हवाले कर दी गई। मुझे अहम ओहदे, सरकारी कमेटियों की रुकनियत, तहकीकी ग्रांट्स और PhD के तलबा के इम्तहानात में बैठने के मौके मिल रहे थे, लेकिन मेरे अंदर एक खला था, एक बेचैनी, एक अधूरी सी घबराहट, जैसे मैं अगले 40 साल भी यूं ही गुजार दूंगा, कुछ जाने बगैर। और यूं लगता था जैसे यही सब कुछ मामूल है। हम फारिग औकात में गो या पोकर खेलते, पुराने लतीफ़े दोहराते, और ये सब कुछ अंदर से खोखला लगता। इसमें सदाकत कहीं नहीं लगती थी। स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड में एक प्रोफेसर के तौर पर मुझे यूं महसूस होता जैसे मैं एक ऐसी मशक का हिस्सा बन गया हूं जो अंदर से बेमानी है। तलबा उस्ताद का दिया गया किरदार खूब अदा करते और असातिज़ा तालिब इल्मों के सामने वो सब दोहराते जो किताबों में लिखा होता। तलबा उसे नोट कर लेते और बाद में इम्तहान में दोहरा देते, लेकिन कुछ वाकई एक्चुअली नहीं हो रहा था। मुझे लगता जैसे मैं किसी आवाज़ से महफूज कमरे में बंद हूँ। जो कुछ हो रहा था वो ज़िंदगी को नहीं छू रहा था। थेरेपिस्ट के तौर पर भी मैं अपने नज़रियात के ड्रामे में फंसा हुआ था। तहकीक बताती थी कि रॉजरीन के मरीज़ मस्बत बातें करने लगते हैं और फ्राइडी मरीज़ आखिरकार अपनी माँ की बात करते हैं, क्योंकि हम उनकी बातों पर मखसूस रद्द अमल देकर उन्हें उसी तरफ धकेलते थे। मैं छोटे नोटबुक में मरीज़ की माँ का जिक्र सुनकर नोट बनाता और मरीज़ जल्दी ही ये सीख जाता कि अगर वो मखसूस बात करेगा तो उसे तवज्जो मिलेगी, और यूँ वो आहिस्ता आहिस्ता फ्राइडियन बन जाता। इन तमाम बेसकूनियों के जवाब में मैं ज़्यादा खाना शुरू हो गया और ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करना, ज़्यादा ओहदे, ज़्यादा मर्तबा, ज़्यादा ताल्लुकात, ज़्यादा शराब और अपनी ज़िंदगी में मज़ीद दीवानगी। हर ख़ानदानी तकरीब में मुझे फ़ख्र से पेश किया जाता, देखो ये है हमारा लड़का, हार्वर्ड का प्रोफेसर। सब मेरी बातें एहतराम से सुनते और मेरे अंदर एक खामोश चीख गूंजती कि मैं जानता था मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन ये खूबसूरत शाइस्ता किस्म की घबराहट थी, क्योंकि इसके साथ बेपनाह इनामात भी थे। मैं सेंटर फॉर रिसर्च इन पर्सनैलिटी में अपने शाही दफ्तर में बैठा करता था, जो इमारत मैंने खुद डिज़ाइन करने में मदद दी थी। मेरे पास 2 सेक्रेटरीज और दर्जनों तहकीकी असिस्टेंट्स थे। ये सब कुछ मैंने सिर्फ 3 बरसों में हासिल किया था। जब तक आपने एक अच्छे यहूदी मिडिल क्लास आगे बढ़ने के मुतमन्नी बेचैन मिजाज न्यूरोटिक को ना देखा हो, तब तक आपने असल कामयाबी के पीछे पागलपन फिर नहीं देखा।
میرا مذہب صرف سیاسی یہودیت تھا۔ ہم روایتی تہوار تو مناتے تھے جیسے یوم کپور اور فسح، لیکن روحانی اثر کہیں کھو گیا تھا۔ میرے والد وہ شخصیت تھے جو ربانی کو نوکری پر رکھتے اور نکالتے تھے، تو بھلا میں کسی روحانی پیشوا ربانی سے کیسے تعلق جوڑ پاتا؟ میرے شاندار دفتر کے دالان کے اس پار ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ اصل میں وہ کبھی اسٹور روم ہوا کرتا تھا، لیکن جب اضافی دفتر کی ضرورت پڑی تو اسٹور خالی کیا گیا، میز رکھ دی گئی اور وہ کمرہ اب ٹیموتھی لیری کا ٹھکانہ بن گیا۔ ٹیموتھی اس وقت اٹلی کی سڑکوں پر سائیکل چلا رہا تھا اور چیک باؤنس کرواتا پھر رہا تھا جب معروف ماہر نفسیات ڈیوڈ میکلین نے اسے ڈھونڈ نکالا اور مغربی سائنس کے لیے ایک تخلیقی تحفے کے طور پر واپس ہارورڈ لے آئے۔ ٹم اور میری دوستی شروع ہوئی، ہم شراب کے ساتھی بن گئے، پھر ہم نے اکٹھے کورسز پڑھانا شروع کر دیے۔ مثلاً پہلا کلینیکل کورس جس کا عنوان تھا ایگزسٹینشل ٹرانزیکشنل بیہیویئر چینج۔ جتنا وقت میں ٹم کے ساتھ گزارتا اتنا ہی مجھے یہ احساس ہوتا کہ وہ غیر معمولی ذہانت کا حامل شخص ہے۔ اس کے پاس علم کی گہرائی تھی اور اس کی سوچ کی جسارت طلباء کو بہت متاثر کرتی تھی۔ وہ نیا سوچنے سے نہیں گھبراتا تھا بلکہ جوخم مول لینے کو تیار رہتا تھا۔ ایک رات جب ہم شراب پی رہے تھے تو ہم نے نارتھ اور ساؤتھ امریکہ کی سیر کا منصوبہ بنایا۔ جب میں نے بتایا کہ میں جہاز اڑا لیتا ہوں تو ٹم نے خوش ہو کر کہا، زبردست، تو پھر ہم تمہارے جہاز میں چلیں گے۔ میں نے بھی جھٹ سے حامی بھر لی، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ میرے پاس صرف طالب علم کا پائلٹ لائسنس تھا۔ اس لیے میں نے چپکے لائسنس حاصل کرنے کی کوشش شروع کی تاکہ 1 اگست کو میکسیکو کے شہر کوئرناواکا میں اس سے مل سکوں، جہاں وہ گرمیوں کی چھٹیاں گزار رہا تھا۔ وہیں سے ہمارا سفر شروع ہونا تھا۔ اس دوران میں اسٹینفورڈ میں ایک تعلیمی ریاضیاتی منصوبے کے ساتھ بطور مشیر منسلک تھا۔ خوش قسمتی سے ایک ہی دن میں مجھے لائسنس بھی ملا اور جہاز بھی، اور اگلے ہی دن میں میکسیکو کے لیے روانہ ہو گیا، زندگی کو خطرے میں ڈال کر۔ جب میں کورناواکا پہنچا تو پتہ چلا کہ ٹم تو ایک اور طرح کی پرواز پہلے ہی لے چکا ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ماہر نفسیات فرینک ہبرن، جو ٹم کے پرانے دوست تھے، انہوں نے اسے ایک میکسیکن ماہر بشریات سے ملوایا، جنہوں نے اسے ٹیونا نوکٹل یعنی خداؤں کا گوشت میجک مشرومز کے بارے میں بتایا۔ یہ مشروم ایک پہاڑی خاتون جوانا کے پاس پائے جاتے تھے جو خود ہمیشہ ان کا استعمال کرتی تھی۔ رابطہ ہوا، مشرومز حاصل کیے گئے اور ٹم نے ایک سوئمنگ پول کے کنارے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر 9 مشرومز کھائے، کچھ نر کچھ مادہ، اور ایک انتہائی گہرا تجربہ اسے حاصل ہوا۔ ٹم نے کہا، میں نے ان 6-7 گھنٹوں میں وہ کچھ سیکھا جو میں اپنی پوری نفسیاتی تعلیم میں نہیں سیکھ پایا۔ یہ ایک بہت طاقتور جملہ تھا۔ جب میں پہنچا تو مشرومز ختم ہو چکے تھے اور جنوبی امریکہ کے سفر کا جوش بھی، کیونکہ اب بیرونی سفر بے معنی لگنے لگا تھا، جبکہ اصل خزانہ تو انسان کے اندر چھپا ہوا تھا، جیسا کہ ٹم نے کھوج لیا تھا۔ میں کچھ دن ٹیپٹس لون میں ڈیوڈ میکلین اور اس کے خاندان کے ساتھ رہا، اور کچھ دن ٹم اور اس کے قافلے کے ساتھ کوئرناواکا میں۔ پھر ہم واپس امریکہ چلے آئے، میں، ٹم، اس کا بیٹا جیکی اور ایک اگوانا۔ میں کیلیفورنیا یونیورسٹی میں وزٹنگ پروفیسر بن گیا اور ٹم ہارورڈ واپس چلا گیا۔ لیکن جب میں واپس پہنچا تو ٹم ایک بڑے سائیکیڈیلک پروجیکٹ پر کام شروع کر چکا تھا۔ اس نے اس دوران معروف مصنف اور مفکر ایلڈس ہکسلے سے مشورہ کیا تھا، جو اس وقت MIT میں مقیم تھے۔ ایلڈس، ٹم اور کچھ گریجویٹ طلباء نے سینڈوز کمپنی سے رابطہ کیا، جو ان میجک مشرومز کا مصنوعی ورژن تیار کرتی تھی، جسے سیلوسائبن کہتے تھے۔ انہوں نے اس کی تجرباتی خوراک حاصل کی اور اس کا استعمال شروع کر دیا۔ جب میں بہار کے موسم میں کیمبرج واپس آیا تو مجھے بھی اس خزانے میں شریک ہونے کی دعوت دی گئی۔ بیداری کی رات۔ جس رات کا انتخاب کیا گیا وہ سال کی سب سے بڑی برف باری کی رات نکلی۔ مقام تھا ٹم لیری کا گھر، نیوٹن میں۔ چند ہی بلاک کے فاصلے پر میرے والد کا گھر تھا، جہاں میں رات کے کھانے پر گیا ہوا تھا۔ میں برف کو چیرتا ہوا وہاں پہنچا۔ ہم کچن کی میز پر بیٹھے، ہم میں سے 3-4 افراد تھے اور گولیوں کی بوتل گردش کرنے لگی۔ میں نے اپنی خوراک 10 ملی گرام لے لی۔ یہی میری تیاری، ذہنی کیفیت اور ماحول تھا۔ اس سے آگے میں نے بس ٹم پر بھروسہ کرنا تھا۔ میں جانتا تھا کہ ٹم ایک گہرے تجربے سے گزر چکا ہے اور اس کا ذہن میں بخوبی سمجھ سکتا تھا۔ وہ اداروں کے لیے خطرہ ہو سکتا تھا لیکن افراد کے لیے ہرگز نہیں۔ وہ ایک محبت کرنے والا انسان تھا۔ ہم نے بہت معمولی مقدار لی تھی،
بعد میں ہم اس سے 5-10 گنا زیادہ لینے لگے تھے، اور ابتدا میں جو کیفیت آئی وہ کچھ بھنگ کی ہائی سے ملتی جلتی تھی، بس کچھ زیادہ گہری، زیادہ شدید، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور بدل گیا تھا۔ شروع کے مرحلے میں ہم ایک عجیب و غریب نیم المیہ، نیم مزاحیہ کیفیت میں داخل ہوئے۔ ٹم کے بیٹے کا کتا برف میں کھیلنے کے بعد اندر آیا اور گرم کچن میں آ کر ہانپنے لگا۔ ہمارے لیے وقت جیسے تھم چکا تھا، ہمیں لگا وہ سانس لیتا لیتا مر جائے گا۔ ہم خود بہت ہائی تھے، ہمیں کتے کی حالت کا صحیح اندازہ بھی نہیں تھا، اور نہ ہی ہم اسے اتوار کی صبح برف کے طوفان میں 4 میل دور کسی ویٹرنری کلینک لے جا سکتے تھے۔ کتا اگلے کمرے میں چلا گیا اور ہمیں لگا وہ گر پڑا ہے۔ آخرکار ہم نے فیصلہ کیا کہ 11 سالہ جیکی کو اوپر سے بلائیں، چونکہ وہ کسی کیمیکل کے زیر اثر نہیں تھا۔ ہم اس کی کتے سے بات چیت دیکھ کر فیصلہ کریں گے کہ کیا واقعی کوئی مسئلہ ہے۔ جیکی کو بلا کر جب ہم نے اس سے صرف یہ پوچھا کہ وہ کون سا شو دیکھ رہا ہے تو وہ جھنجھلا گیا، مگر جیسے ہی کتے نے جیکی کی آواز سنی وہ اچھل کر اٹھا اور کھیلنے کو تیار ہو گیا۔ مسئلہ ختم۔ چند گھنٹوں بعد میں خود سے الگ ہو کر ان نئے احساسات اور مشاہدات پر غور کرنے لگا۔ ایک گہرا سکون میرے وجود میں پھیل چکا تھا، قالین میں جیسے حرکت تھی، تصویریں جیسے مسکرا رہی تھیں، اور یہ سب مجھے خوش کر رہا تھا۔ تب میں نے دیکھا کوئی شبیہ 8 فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی، جہاں ایک لمحہ پہلے کوئی نہ تھا۔ میں نے دھیان سے دیکھا، وہ میں خود تھا، پروفیسر کی ٹوپی، گاؤن اور ہڈ میں۔ ایسا لگا جیسے میرا ہارورڈ پروفیسر ہونا مجھ سے الگ ہو گیا ہو۔ میں نے سوچا دلچسپ، ایک بیرونی فریب نظر۔ میں نے یہ حیثیت بڑی محنت سے حاصل کی، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں۔ میں واپس کشن پر ٹک گیا، خود کو پروفیسر ہونے سے الگ محسوس کرتے ہوئے۔ پھر وہ شبیہ بدلی، پھر جھک کر دیکھا، اچھا پھر سے میں ہی ہوں، لیکن اب وہ میری سوشل لائف تھی، میرا کاسموپولیٹن پہلو۔ میں نے سوچا چلو یہ بھی گیا۔ پھر وہ شبیہ بدلتی گئی اور میں اپنے مختلف پہلوؤں کو پہچانتا گیا۔ ماہر نفسیات، پائلٹ، عاشق اور نہ جانے کیا کیا، اور ہر بار میں خود کو تسلی دیتا اس کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن پھر وہ شبیہ بنی، میری ذات، میرا نام رچرڈ ایلپرٹ۔ یہ وہ نام تھا جس سے والدین نے مجھے بلایا تھا۔ رچرڈ تم بہت برے ہو، پھر کبھی رچرڈ تم بہت خوبصورت ہو۔ یوں رفتہ رفتہ وہ پہچان بنی جسے میں کہتا تھا۔ اب میری پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ کیا میں رچرڈ ایلپرٹ کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں؟ کیا مجھے بھولنے کی بیماری ہو جائے گی؟ کیا یہ اثر مستقل ہوگا؟ کیا مجھے ٹم کو پکارنا چاہیے؟ پھر میں نے سوچا چلو رچرڈ ایلپرٹ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، نئی شناخت تو پھر سے بن سکتی ہے، کم از کم میرا جسم تو ہے۔ لیکن میں نے جلدی بول دیا تھا۔ جب میں نے تسلی کے لیے نیچے اپنی ٹانگوں کی طرف دیکھا تو گھٹنوں سے نیچے کچھ نظر نہ آیا۔ پھر آنکھوں کے سامنے رفتہ رفتہ ہاتھ، ٹانگیں، دھڑ سب غائب ہونے لگا۔ اب صرف وہ صوفہ نظر آ رہا تھا جس پر میں بیٹھا تھا۔ میرے گلے میں چیخ اٹھی۔ میں سمجھا کہ میں مر رہا ہوں، کیونکہ میری دنیا میں موت کے بعد زندگی کا کوئی تصور موجود نہ تھا۔ پروفیسر ہونا چلو خیر ہے، عاشق ہونا وہ بھی ٹھیک، رچرڈ ایلپرٹ ہونا چلو چھوڑ دیا، لیکن جسم، مجھے جسم تو چاہیے۔ خوف بڑھا، ایڈرینالین میرے جسم میں دوڑا، منہ خشک ہو گیا، مگر پھر ایک آواز آئی، کہاں سے، کیسے معلوم نہیں، لیکن وہ آواز اتنی مانوس، اتنی نرمی سے بولی کہ حیرت ہوئی، کیونکہ میں تو خوف میں ڈوبا ہوا تھا۔ آواز نے پوچھا، لیکن دکان کا دھیان کون رکھ رہا ہے؟ اور تب میں نے غور کیا، میری وہ ہر پہچان، ہر رشتہ، حتیٰ کہ جسم بھی غائب تھا، پھر بھی میں مکمل طور پر ہوش میں تھا۔ نہ صرف ہوش میں تھا بلکہ یہ نیا میں، یہ سب کچھ، حتیٰ کہ میری گھبراہٹ، میرا موت کا ڈر، سب کچھ ایک پرسکون ہمدرد نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے اس اندرونی میں کو پہچانا، ایک عجیب سا سکون مجھ پر چھا گیا، ایسا سکون جو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ مجھے وہ نقطہ مل گیا، وہ مرکز، وہ مقام، وہ جوہر جو میری ساری سماجی اور جسمانی پہچان سے آزاد تھا، اور میں زندگی اور موت سے ماورا تھا۔ اور وہ میں جانتا تھا، واقعی جانتا تھا، صرف معلومات نہیں بلکہ دانائی، ایک اندرونی آواز جو سچ بولتی تھی دل کی گہرائیوں سے۔ میں اسے پہچان گیا، اس سے ایک ہو گیا، اور محسوس کیا کہ پوری زندگی میں جس بیرونی دنیا سے تسلی ڈھونڈتا رہا تھا وہ دور ختم ہوا۔ اب مجھے صرف اپنے اندر جھانکنا تھا، وہاں
जहां जानना मौजूद था। खौफ सरशारी में बदल गया। मैं बर्फ में दौड़ता हंसता हुआ बाहर निकला। बड़ी बड़ी बर्फ की फाइयां मेरे इर्द गिर्द नाच रही थी। एक लम्हे में घर आंखों से ओझल हो गया, मगर फर्क नहीं पड़ा क्योंकि अंदर से मुझे यकीन था। 5 बजे के करीब मैं वापस अपने वालिदैन के घर की तरफ चल पड़ा, बर्फ में रास्ता बनाता हुआ। रास्ते में सोचा क्या ही अच्छा हो अगर मैं बर्फ साफ कर दूं, जैसे कोई कबीले का नौजवान अपने बुजुर्गों की खिदमत कर रहा हो। तो मैंने बर्फ साफ करना शुरू की। इतने में ऊपर वाली मंजिल की खिड़की से मेरे वालिदैन झांकने लगे। पागल हो गए हो क्या? 5 बजे सुबह कौन बर्फ साफ करता है? चलो अंदर आओ, सो। मैंने ऊपर देखा, वही आवाज़ जो मैं 30 बरस से सुन रहा था, लेकिन अंदर से एक नरम सी आवाज़ आई, ठीक है, बर्फ साफ करना भी ठीक है और खुश होना भी ठीक है। मैंने उनकी तरफ देखा, हंसा, नाचने लगा और दोबारा बर्फ साफ करने में लग गया। उन्होंने खिड़कियां बंद कर ली, मगर मैंने महसूस किया अंदर से वो भी मुस्कुरा रहे थे। ये था मेरा पहला कांटेक्ट हाई देने का तजर्बा, जहां मेरी कैफियत ने दूसरों के अंदर भी मुस्कुराहट जगा दी। लेकिन उसी लम्हे में आज़ादी के बीज भी थे, वो जुर्रत जिससे मैं किसी इदारे से इख्तलाफ कर सकूं, अपने अंदर की आवाज़ पर यकीन कर सकूं, बगैर डरे, बगैर घबराए। ऐसा कुछ मैं उस दिन से पहले कभी नहीं कर सका था। उस लम्हे मेरा ख्याल था, वाह, मुझे सब कुछ मिल गया। मैं अब एक नया खूबसूरत वजूद हूँ, बस अंदर देखना है और सब कुछ जान जाऊँगा। अब मैं हमेशा के लिए यही रहूँगा। लेकिन 2-3 दिन बाद मैं अपनी सारी कहानी माजी के ज़माने में सुना रहा था। मैंने ये तजर्बा किया था क्योंकि मेरी पुरानी शख्सियत आहिस्ता आहिस्ता लौटने लगी थी, थोड़ी कमज़ोर सूरत में, लेकिन वही पुरानी बेचैनी, वही न्यूरोसिस। फिर अगले दिन मुझे सोशल रिलेशंस 143 ह्यूमन मोटिवेशन पर लेक्चर देना था। लेकिन मसला ये था कि जो कुछ मेरे साथ उस रात हुआ उसका कोई जिक्र नफ्सियात की किताबों में नहीं था। पहले हमने हार्वर्ड में अपने तमाम साथियों को ये अजीब और गरीब तजर्बा सुनाया। वो सब हैरान और खुश हुए, जैसे कोई साइंसदान नई दरियाफ्त करे तो बाकी साइंसदान खुशी से सुनते हैं। पहला हफ्ता सब ने दिलचस्पी से सुना। फिर अगले हफ्ते हम सब ने दोबारा वो तजर्बा किया। फायर प्लेस के पास बैठकर लिविंग रूम को एक्सपेरिमेंट सेल बनाए रखा और फिर कुछ और सिलोसाई बन ली। दूसरे हफ्ते जब हम लौटे, हम मजीद गहरे तजर्बात से गुजर चुके थे। हमने साथियों से बात की, मगर अब वो हमें पूरी तरह समझ ना पाए। असल में वो नहीं बदले थे, हम बदल रहे थे। हमने अपने दरमियान एक अलग ज़बान बनाना शुरू कर दी थी। जैसे एडमिरल बर्ड और उसकी टीम बर्फानी खित्ते में आगे बढ़ते जाएं, तो उनकी बातें न्यूयॉर्क के किसी शख्स को बेमानी लगने लगेंगी। हमारे साथ भी यही हो रहा था। अब हमारे सामने 2 रास्ते थे, या तो हम रुक जाएं, बाकियों को साथ लाएं, या फिर हम खुद से आगे बढ़ते रहें। लेकिन ये तजर्बात बहुत जल्द नाकाबिले बयान हो गए। मैं साथियों को एक हद तक समझा सकता था, लेकिन फिर रुक जाता, क्योंकि जिसने तजर्बा किया हो उसे वजाहत की ज़रूरत नहीं, और जिसने ना किया हो उसके लिए वजाहत मुमकिन नहीं। हमें तब बड़ी मायूसी होती थी जब वो कहते बहुत दिलचस्प लगता है, और हम कहते समझना है तो खुद आजमाओ। वो जवाब देते ये साइंसी नहीं, अपनी चीज़ पर खुद तजर्बा करना गलत है, पहले जानवरों पर करो, फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पर। अगले हफ्ते जब हम दोबारा बैठे तो आपस में पूछते अब क्या करें, लेकिन हमें मालूम होता हम क्या करेंगे। हम फिर ऑन हो जाते। हम उस अंदरूनी शऊर की दुनिया को तलाश कर रहे थे जिस पर हम बरसों से सिर्फ नज़रियात में बात करते रहे थे। अब हम उसमें सफ़र कर रहे थे, घूम रहे थे, तैर रहे थे, खुद को खोकर फिर पाकर, और उसके बाद जैसे हम तिब्बत का सफ़र करके लौटे हों तो स्कूल की कैंटीन में किसके साथ बैठेंगे? उसी के साथ जो हमारे साथ तिब्बत गया था, क्योंकि वो तजर्बा, वो सफ़र, सब कुछ बदल चुका था। जल्द ही हम 5-6 लोग बन गए जो अक्सर इकट्ठे रहते थे, और हमारे साथी कहने लगे आहा, लगता है कोई नया कल्ट बन रहा है। और वो ठीक कह रहे थे, क्योंकि कल्ट असल में एक मुश्तरका अकीदे का निज़ाम होता है। जब हमने सिलोसाइबन से काम लेना शुरू किया तो टिम ने कहा हमें अभी मालूम नहीं ये सब क्या है, कई मॉडल्स मौजूद हैं, लेकिन बेहतर होगा हम अभी किसी मखसूस नज़रिए को ना अपनाएं, क्योंकि मगरब में ऐसे जहनी तजर्बात को बीमारी समझा जाता है, जबकि इब्तदाई सकाफ़तों में यही तजर्बात रूहानी या मुक़द्दस हुआ करते थे। इसलिए हमें जहन खुला रखना होगा।
चुनाचे हमने इसे कुदरती मुशाहिदाती मुताले नेचुरलिस्टिक स्टडी के तौर पर शुरू किया। हमने सिलोसाइबन तकरीबन 200 ऐसे अफराद को दिया जो जिस्मानी तौर पर तंदुरुस्त थे। हमने उनसे बस ये कहा, जिस माहौल में चाहो जैसे चाहो इस्तेमाल करो, सिर्फ आखिर में एक सवालनामा भर देना ताकि हम जान सकें कि क्या हुआ। हमने ये दवा जैज़ मौसीकारों, साइंसदानों, फिलोसोफरों, मजहबी रहनुमाओं, मंशियात के आदी लोगों, ग्रेजुएट तुलबा और समाजी साइंसदानों को दी। जब हमने उनके जवाबात का तज्जिया किया तो पहली बात जो वाज़ेह तौर पर सामने आई वो ये थी कि उनके तजर्बात का इन्हसार उनकी तैयारी यानी सेट और उनके माहौल यानी सेटिंग पर था। अगर किसी ने ये दवा एक खौफनाक माहौल में ली और वो एक ज़बरदस्त तजर्बा चाहता था तो उसे खौफनाक किस्म की तहरीक हासिल हुई। ये दवा बस अंदर की तवक्कुआत को शिद्दत देती थी, लेकिन डेटा ने एक और बात भी जाहिर की। हमने देखा कि जैसे एक तजर्बाती सीढ़ी सी है, एक तदरीजी तरतीब जिसके मुताबिक ही लोगों को मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात हुए। सबसे आम तजर्बा ये था, हवा से खमसा में शिद्दत, ख्यालात की रफ्तार में इजाफा। अगला तजर्बा, इंसानी ताल्लुकात में तब्दीली, दूसरे शख्स को फ़र्क की बजाय मुशाबिहत की नज़र से देखना। यूँ लगा जैसे मगरबी जहन में रची इनफरादियत पस मंज़र में चली गई हो और इंसान सिर्फ इंसान बनकर सामने आ रहा हो। मसलन हमारे साथ मेडिसन प्रीसनल नामी एक सियाह फाम माहिर नफ्सियात काम करता था। मैं खुद को बहुत लिबरल कहने वाला बंदा था, लेकिन ये लिबरलिज्म महज एक बनावटी बराबरी थी जिसमें जज्बात की गुंजाइश नहीं होती। जब हम दोनों ने एक साथ सिलोसाइबन ली और मैंने उसे देखा तो अचानक हकीकत मुझ पर जाहिर हुई। हम दोनों एक जैसे इंसान थे, बस वो उस रंग की कमीज पहने हुए था और मैं इस रंग की। कोई फर्क नहीं, जैसे बस कपड़ों का फर्क हो। इससे पहले मैं अपने लिबरल रवैये में इतना उलझा होता था कि इस सच्चाई को देखने से हमेशा कासिर रहता था। लेकिन उस लम्हे हम दोनों एक मकाम पर आ गए जहां इंसानियत रंग, नस्ल, हैसियत से मावरा हो गई। उससे भी कम आम तजर्बा, यकजाई का, वननेस का एहसास। ऐसे जुमले सुनने को मिले, मैं और दूसरा शख्स अंधेरे कमरे में थे और जब किसी ने कुछ कहा तो हमें ये अंदाजा ही नहीं हो रहा था कि ये आवाज़ मेरे मुंह से निकली है या उसके मुंह से। मजीद नायाब तजर्बे जो हुए, दूसरे शख्स को तवानाई के नमूनों या खुलियाती ढांचे के तौर पर देखना, ना कि एक इंसान के तौर पर। और हाँ, एक बिल्कुल नायाब तजर्बा जो तकरीबन 3% लोगों में हुआ, तमाम अशकाल से, फॉर्म्स से आगे निकल जाना और सिर्फ खालिस एनर्जी को देखना। एक जैसा यकसां रोशनी का मैदान जिसे वाइट लाइट कहा गया। हमने ये तजर्बात कैदियों पर भी किए ताकि उनकी दोबारा जुर्म की तरफ वापसी कम हो। एक तजर्बा ख़ास तौर पर दिलचस्प था। बूस्टन यूनिवर्सिटी की चैपल में गुड फ्राइडे के दिन 20 मजहबी तालिब इल्म, 10 को सिलोसाइबन, 10 को सिर्फ जाली दवा यानी प्लेसिबो दी गई। डबल ब्लाइंड स्टडी थी, लेकिन यह तजर्बा खुद एक मजाक बन गया क्योंकि सबको फौरन ही पता चल गया कि किसने क्या लिया है। जिसे जेली दवा मिली थी वो कहता, लगता है कुछ तो हो रहा है, और दूसरा जो असली दवा लेकर आया चीखने लगा, मैंने खुदा को देखा, मैंने खुदा को देखा, और सब समझ गए कौन कहाँ खड़ा है। मेरे अपने तजर्बात खौफनाक भी थे, खूबसूरत भी थे। मैं हर माहौल, हर तरतीब में उनका तजर्बा करता रहा, और जब भी कोई ऐसा शख्स आता जिस पर मुझे एतमाद होता और वो कोई नई दवा लाता तो मैं फौरन तैयार हो जाता, क्योंकि मुझे तलाश थी अंदर की दुनिया की, और मैं उसे जानने, उसे देखने, उसे छूने, उसे जीने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। एक मौके पर मैं न्यूटन के हमारे कम्युनिटी हाउस में मौजूद मराकबे के कमरे में था। मैं लगभग 4 घंटे तक एक ऐसी कैफियत में रहा जहां सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी, एक जैसी, खालिस और बेपाया सरूर से भरपूर। फिर मुझे महसूस हुआ कि जैसे मैं वापस नीचे आ रहा हूँ, और फिर एक सुर्ख रंग की बड़ी सी लहर पूरे कमरे में फैलती चली आई। एक हैबतनाक, गहरी और अलाम थी। ये लहर दरअसल मेरी सारी पुरानी शनाख्तों का, आइडेंटिफिकेशंस का रेला था जो मुझ पर चढ़ता जा रहा था। मुझे याद है मैंने हाथ उठाया और चीख कर कहा, नहीं नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहता।
ऐसा लगता था जैसे एक भारी बोझ है जो मुझे दोबारा उठाना है। मुझे लगा मेरे पास कोई कुंजी नहीं है, कोई जादू का मंत्र, कोई आबरा कडाबरा या हॉक्स पॉक्स जो उस लहर को रोक सके। और वो लहर मुझ पर चढ़ती गई और फिर बस, ओहो, मैं फिर से रिचर्ड एल्बर्ट बन गया। कितनी बेजार कुन बात थी ये। वापसी का दुख। इन चंद बरसों में हम एक बहुत अहम हकीकत समझ चुके थे। कोई एक ट्रिप हमेशा के लिए इनलाइटेंड नहीं बना देता। हमने देख लिया था कि ये इतना आसान नहीं है। फिर 5 साल तक मैंने एक ही सवाल के साथ जीना सीखा, जब वापस नीचे आते हैं तो क्या होता है। यही सवाल मुझे उस पूरी कहानी के अगले बाब तक ले गया, क्योंकि 6 साल बाद मैंने जान लिया कि चाहे मेरे तजर्बाती तरीके कितने ही ज़बरदस्त हों, चाहे मैं कितनी भी ऊंची कैफियत में चला जाऊं, आखिरकार मुझे वापस नीचे आना ही पड़ता है। एक मौके पर मैंने 5 लोगों को लिया। हमने खुद को एक इमारत में बंद कर लिया और हर 4 घंटे बाद 400 माइक्रोग्राम LSD लेना शुरू की, यानी रोज़ाना 2400 माइक्रोग्राम, जो बज़ाहिर बहुत लगता है, लेकिन पहली खुराक के बाद ही जिस्म में बर्दाश्त, टॉलरेंस पैदा हो जाती है और दवा का असर घटने लगता है। आखिरी दिनों में तो हम बस बोतल से ही पीने लगे थे, क्योंकि अब फ़र्क पड़ता ही ना था। बस एक मुस्तकिल कैफियत, एक ऊंची सतह पर रुके रहे। हम बहुत ज़्यादा हाई थे। इन 3 हफ्तों में जो कुछ उस घर में हुआ, शायद कोई यकीन ना करे, हम खुद भी नहीं। लेकिन जब 3 हफ्ते गुजर गए, हम घर से बाहर निकले और चंद ही दिनों में वापस नीचे आ गए। ये इंतहाई मायूस कुन तजर्बा था। जैसे तुम जन्नत में झांक आओ, सब कुछ देख आओ, वो नई आगही, वो गहरी रोशनी, और फिर तुम्हें वापस निकाल दिया जाए। और जब ये 200-300 बार होने लगे तो एक अजीब सी, खामोश सी उदासी अंदर बैठने लगी। ऐसी उदासी कि जो कुछ मैंने जाना वो अभी भी काफ़ी नहीं था। माहौल की तब्दीलियां। इन बरसों में एक चीज़ वाज़ेह होने लगी थी। जब बार बार मैं अपने अंदर झांकता तो मुझे बाहर से मिलने वाली तसल्लियों की ज़रूरत कम से कम महसूस होने लगती। मैं खुद को ज़्यादा मुकम्मल, ज़्यादा मुतमईन महसूस करता, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मुझे वो लम्हा याद है जब मुझे हार्वर्ड से निकाला गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। तमाम रिपोर्टर्स मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई बॉक्सर हूँ जो अपनी आखिरी लड़ाई लड़ने गया हो और हार कर वापस आया हो और अब गुमनामी की तरफ जा रहा हो, एक हारे हुए शख्स की नज़रों से। सब, मेरे वालिदैन, मेरे साथी, पब्लिक, सभी के नज़दीक ये एक तबाही थी। और मैं अंदर से बैठा सोच रहा था, जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है। फिर मुझे लगा शायद मैं वाकई पागल हो चुका हूँ, क्योंकि पागलपन वही तो होता है जहाँ सब किसी बात पर मुत्तफिक हों सिवाय तुम्हारे। लेकिन सच ये था कि मैं जितना पुरसकून और होश में उस वक्त था, शायद पहले कभी भी नहीं था। तो मैंने सोचा, ये या तो कोई नया पागलपन है या शायद एक नया होश। फिर भी मैं हमेशा उस लकीर पर चलता रहा। कभी इतना पागल कुछ नहीं किया कि सब कुछ ख़त्म हो जाए। लोग मेरे पास आते और कहते, देखो टिम लैरी कुछ ज़्यादा ही दूर जा रहा है, क्या तुम उसे थोड़ा संभाल सकते हो? और मैं कहता, ज़रूर, खुशी से, क्योंकि वो वाकई एक अजीम इंसान है। फिर मैं फंड्स इकट्ठे करता, किचन संभालता, घर की सफाई करता, बच्चों का ख्याल रखता। हमने तब ये जाना कि ऐसे माहौल की ज़रूरत है जो इंसान को उस बातनी हालत से वापस आने के बाद सहारा दे सके। क्योंकि अगर तुम किसी कैफियत में खुद को खुदा समझ बैठो और फिर जैसे ही वापस आओ कोई कहे, ओए सैम, कचरा बाहर फेंक दो, तो तुम फौरन फिर उसी पुराने सैम में वापस आ जाते हो, कचरा फेंकने वाले सैम में। ऐसी नई पहचानें कायम रखना मुश्किल हो जाता है। बाद में तो खैर हमें ये भी समझ आ गया कि खुदा भी कचरा फेंक सकता है। 1962 या 63 में टिम और रॉफ मैट्रन्स ने, और मुझे सिर्फ इसलिए मुसन्निफ के तौर पर शामिल किया गया क्योंकि मैं किचन संभालता था, तिब्बतन बुक ऑफ द डेड दरियाफ्त की। ये 2500 साल पुरानी किताब थी जिसे तिब्बती लामाओं को मौत और दोबारा जन्म के लिए तैयार करने में इस्तेमाल किया जाता था। जब हमने इसे पढ़ा तो हैरान रह गए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही तफसीलात बयान करती थी जैसी हमने साइकेडेलिक ट्रिप्स के दौरान महसूस की थी। ये कैसे मुमकिन था? ये मुशाबिहत इतनी गहरी थी कि टिम लैरी ने इस पर एक नया किताबचा लिखा, द साइकेडेलिक एक्सपीरियंस,
जिसे उसने नफ्सियाती मौत और दोबारा जन्म का मैनुअल करार दिया। जिस्मानी मौत नहीं बल्कि नफ्स की मौत, अना की मौत और अंदरूनी तब्दीली का इस्तारा। फिर टिम, रॉफ और एलन गिन्सबर्ग सब भारत गए। जब वो वापस आए मैंने उनसे पूछा, वही टिम, वही रॉफ, वही एलन थे। खूबसूरत तजर्बात, अच्छी सैर, लेकिन तलाश अभी ख़त्म ना हुई थी। और 1966-67 में मैं भी उसी मोड़ पर था। मुझे एहसास हो गया था कि हम इतना नहीं जानते कि इन बातनी कैफियतों को संभाल सकें, और न मेरे आसपास कोई था जो जानता होता। मैंने हर उस शख्स से पूछा जिस पर मुझे गुमान था कि ये जानता होगा, लेकिन कोई नहीं जानता था। लिहाजा मैं ना तो भारत से ज़्यादा पुरुम्मीद था, ना अब साइकेडेलिक्स से। 1967 तक मैं सब कुछ आजमा चुका था। अब न कोई नौकरी रही, न साइंसदानों में वो मकाम रहा, और ये भी अंदाज़ा हो गया था कि हमें इन दवाओं के बारे में इतना इल्म नहीं कि इनसे फ़ायदा उठा सके। तब भी मैं भी मुल्क भर में लेक्चर देता रहा, FDA से लेकर हेल्स एंजल्स तक। फिर एक दिन एक शानदार शख्स मिला जिसे मैंने खुद कुछ साइकेडेलिक सेशंस में गाइड किया था। वो बहुत दिलचस्प इंसान था। नौजवानी में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में चीनी मईशत पढ़ाई, बेसिक सिस्टम्स कंपनी शुरू की जो बाद में ज़ीरोक्स को बेच दी, और अब वो बुद्ध मत अपना रहा था। उम्र उसकी होगी बमुश्किल की 35, लेकिन वो रिटायर हो चुका था। करोड़ों कमाकर अब वो मुकद्दस लोगों की तलाश में मशरिक जाना चाहता था, और उसने मुझे साथ चलने की दावत दी। उसने ईरान में लैंड रोवर मंगाई थी, और मेरे लिए यही एक रास्ता बन गया, और मैं चल पड़ा भारत, अपने साथ LSD की एक पूरी बोतल लेकर। ख्याल ये था कि रास्ते में जो बाबा मिलेगा मैं उसे LSD दूंगा, और वो मुझे बताएगा कि ये क्या है। शायद वो आखिरी कड़ी मुझे मिल जाए। हमने सफ़र का आगाज़ तेहरान से किया। अगले 3 महीने बेहतरीन रहनुमाओं, खूबसूरत मकामात और शानदार चर्च के साथ गुजरे, ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में। 3 माह बाद मेरे पास लैंड रोवर का अंदरूनी मंजर याद था। 1300 स्लाइड्स, भारतीय मौसीकी की कई रिकॉर्डिंग्स, बोतलों का पानी, डब्बे वाला खाना। मैं एक मगरबी सयाह बन चुका था जो बस भारत घूमने आया था। और जब मैं नेपाल पहुंचा तो असल बात तो ये थी कि उस वक्त तक मैं सब कुछ कर चुका था, पर जो ढूंढने आया था वो अभी तक नहीं मिला था। हम सब कुछ कर चुके थे। हम दलाई लामा से मिलने गए, कश्मीर के पहाड़ों में घोड़ों पर सवार होकर अमरनाथ गार तक पहुंचे। हमने बनारस का रुख किया और आखिरकार आकर ठहरे खटमंडो नेपाल में। और यहीं पर मैं शायद इंतहाई शदीद अफसुर्दगी का शिकार हो गया। यकीनन इसमें हशीश का, चर्च का कुछ हिस्सा था, लेकिन असल वजह कुछ और थी। मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि अब करूं क्या। मैं वो सब कर चुका था जिसके बारे में कभी सोचा था, और फिर भी कुछ नया नहीं हुआ। ये तो बस एक और सफ़र बन गया। कोई अंदरूनी तब्दीली, कोई आखिरी दरवाज़ा नहीं खुला। मायूसी इतनी गहरी हो गई थी कि जैसे हर तरफ धुंध छा गई हो। हमें कुछ भी ठीक से मालूम न था, ना ही ये कि नई शऊरी कैफियतों, स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस को दुनिया के साथ कैसे बांटा जाए। और मुझे ये भी समझ नहीं आ रही थी कि आगे ज़िंदगी में क्या करना है। ऐसा नहीं था कि मेरे पास LSD ख़त्म हो गई थी, मेरे पास तो काफ़ी मिकदार में थी, मगर सवाल ये था, लूँ ही क्यों। मुझे मालूम था कि वो दोबारा वही ख्वाबों का बाग दिखाएगी, और फिर मुझे दोबारा निकाल दिया जाएगा, और मैं कभी ठहर नहीं पाता था। पहले पहल मैं उस तजर्बे का आदी हो गया था, मगर फिर मैं उससे भी उकता गया। और उस वक्त जो मायूसी थी वो तो मेरे अंदर तक उतर गई, दिल को डबो देने वाली उदासी। हम एक हिप्पी रेस्टोरेंट द ब्लू तिब्बतन में बैठे थे, जहां मेरी कुछ फ्रांसीसी हिप्पियों से बात हो रही थी। मैंने भारत में कई पंडितों और निस्बतन पाकीज़ा अफराद को LSD दी थी। किसी बुजुर्ग बुद्ध लामा ने कहा, इससे तो सर में दर्द हो गया। दूसरे ने कहा, ठीक है, लेकिन मराकबे जितना अच्छा नहीं। एक और ने पूछा, कहाँ से मजीद मिल सकती है। यानी जो रद्द अमल अमरीका में मिलते थे वही यहाँ भी मिले। कोई दानाई का मोती ना मिला जिससे मैं चीख कर कहता, हाँ बस यही तो समझना बाकी था। आखिरकार मैंने सोच लिया, अच्छा अब कुछ नहीं होने वाला। हम अब जापान जाने वाले थे, और मुझे इसीलिए उदासी हो रही थी कि ये वापसी का आगाज़ था, मगर मैं वापस किस चीज़ की तरफ जा रहा था, और अब करूं क्या। तब मैंने एक फ़ैसला लिया, मैं वापस जाकर ड्राइवर बनूंगा,
एक खादिम, सर्विस देने वाला, और किसी और को अपना जहन कंट्रोल करने दूंगा। सोचता था कि मेरा मालिक जिस वक्त खरीदारी करेगा मैं बाहर खड़ा रहूंगा, मुकद्दस किताबें पढ़ता रहूंगा। मेरी जिंदगी का पूरा तरीका, तर्ज, रंग, ढंग सब बदल जाएगा। अब बस किसी और को किश्ती का कप्तान बनने दो। यह ख्याल उस वक्त सिर्फ मायूसी की झलक था, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही ख्याल बाद में हकीकत का पेश खैमा भी साबित हुआ। मगर उस लम्हे मायूसी बहुत गहरी थी। मैं वाकई अंदर से बहुत उदास हो चुका था। भागवान दास, उससे मुलाकात जो जानता था। मैं नेपाल में ब्लू तिब्बतन नामी एक हिप्पी रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था, और फिर वहां एक ऐसा निराला आदमी दाखिल हुआ। निराला खास तौर पर इसलिए कि वो कद में 6 फुट 7 इंच लंबा था, लंबे सुनहरी बाल, लंबी सुनहरी दाढ़ी, मगरबी दुनिया से, गालबन अमरीकी, और पहने हुए था हिंदुआना कपड़े, धोती, माला वगैरह। वो अंदर आते ही सीधा हमारी मेज की तरफ आया और आकर बैठ गया। उस लम्हे से पहले मैंने अपनी जिंदगी में एक अजीब बात महसूस की थी, जिसे मैं शायद उस लम्हे तक नाम नहीं दे सका था। ऐसा लगता था जैसे मैं इन लोगों से बार बार मिलता हूँ जिनके अंदर कोई जानने वाला नूर है, मगर मैं खुद अभी उस जानने के लिए तैयार नहीं होता। एक बार मैंने गेशे वांग्याल से न्यू जर्सी में मुलाकात की थी। मुझे यकीन था कि वो जानते हैं, मगर मैं उसे समझने के लिए तैयार ना था। हम बहुत करीब थे, मोहब्बत भरी दोस्ती थी, मगर कुछ जज्ब नहीं हो रहा था। और अब यहाँ इस होटल में ये नौजवान आया, और एक बार फिर मुझे लगा ये जानता है। ये कैसा यकीन था, जैसे किसी मजबूत पथरीले सतून से सामना हो। जहाँ भी हाथ रखो वहीं एक जैसा वजन, एक जैसी गहराई, एक मुकम्मल मजबूती। हम उस वक्त नेपाल के सीवांती होटल के शाही स्वीट में ठहरे हुए थे। शायद किसी राजा या शहजादे की मिल्कियत थी। हमने उसे अपने कमरे में बुलाया। 5 दिन तक हम एक रूहानी सेमिनार करते रहे। हमारे साथ एक खूबसूरत हिंदुस्तानी मुजस्समा साज हरीश जौहरी भी था, जो हमारा दोस्त भी था और गाइड भी। हम चारों, मैं, हरीश, डेविड और ये शख्स जिसे अब हम भागवान दास कह रहे थे, पीच मली डेजर्ट्स, चर्च और मेस्कलीन की हल्की झोंक में बैठकर अलेक्जेंड्रा, डेविड नील और सर जॉन वुडरूफ की किताबें पढ़ते। 5 दिन बाद भी मैं उस शख्स से हैरान ही था। वो मुझे मंत्र सिखाने लगा, माला के साथ इबादत के तरीके, और जब वक्त आया कि हम जापान जाएं, मेरे सामने 2 रास्ते थे। अपना पहले से तयशुदा फर्स्ट क्लास रास्ता इख्तियार करूं, या इस आदमी के पीछे भारत के मंदिरों की यात्रा पर निकल जाऊं। ना मेरे पास उस वक्त पैसे थे, ना उसके पास। अगर मैं उसके साथ जाता तो मेरी पूरी जिंदगी का अंदाज फिर बदलने वाला था। मैंने खुद से कहा, मैं भारत आया ही कुछ ढूंढने के लिए था, और मुझे अब भी लगता है कि ये शख्स जानता है, तो मैं इसके पीछे चल पड़ूंगा। लेकिन साथ साथ ये ख्याल भी आता, कितनी अजीब बात है, कौन ये स्क्रिप्ट बैठा लिख रहा है। मैं आधी दुनिया घूम कर आया हूँ, और अब एक 23 साला लगूना बीच के लड़के के पीछे भारत घूमने जा रहा हूँ। मैंने हरीश और डेविड से पूछा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? हरीश ने कहा, नहीं, ये वाकई एक आला मकाम वाला इंसान है। और यूं मैं उसके पीछे निकल गया। लफ्जी तौर पर अब मैं नंगे पांव हो चुका था। वो कहता, तुम जूते पहनकर तो नहीं जा रहे ना? बस एक थैला कंधे पर, धोती, पाँव में छाले, पेट में दस्त, और वो बस इतना कहता, कुछ दिन रोजा रख लो, बेहतर हो जाओगे। वो नरमी से बात करने वाला हमदर्द था, मगर तरस नहीं खाता था। हम जमीन पर या खानकाहों में लकड़ी की मेजों पर सोते थे। मेरे कूल्हे दर्द से चूर थे। मैं जिस्मानी तौर पर टूट गया, एक छोटे बच्चे जैसा हो गया, और वो मेरा ख्याल रखता रहा। हम मंदिरों के दर्शन करते फिरते, बानेश्वर, कोणार्क वगैरह। वो बहुत ताकतवर था, इंतहाई रूहानी, इंतहाई हाजिर दिमाग। उसके पास एक तार वाला साज, एक तारा होता। मेरे पास एक छोटा तिब्बती ढोल। जब हम गांव में जाते, लोग हमारे पांव छूने आते, हमें मुकद्दस लोग समझते, और ये मेरे लिए शर्मिंदगी की वजह बनता, क्योंकि मैं जानता था कि मैं कोई मुकद्दस शख्स नहीं हूँ, बस एक उम्र रसीदा हिप्पी हूँ, एक मगरबी भटका हुआ। लोग हमें खाने देते, वो गाता और हिंदू से मोहब्बत और एहतराम से देखते, और वो तो मेरा सारा पैसा बांट रहा था। लेकिन मैं चुपचाप अपना पासपोर्ट, अमेरिका वापसी का टिकट और एक आखिरी ट्रेवलर्स चेक छुपा कर रखता था कि शायद दिल्ली पहुंचने के लिए काम आ जाए।
اور اپنی LSD کی بوتل بھی چھپا کر رکھی تھی کہ اگر کوئی دلچسپ بابا ملے تو آزما سکوں۔ اسی سفر کے دوران اس نے مجھے تربیت دینا شروع کی، ایک الگ ہی انداز میں۔ ہم کہیں بیٹھے ہوتے، میں کہتا کیا میں نے تمہیں بتایا؟ ایک بار جب میں اور ٹم، وہ فوراً کہتا ماضی کے بارے میں مت سوچو، بس ابھی یہاں رہو۔ خاموشی۔ پھر میں پوچھتا کتنے دن کا یہ سفر ہوگا؟ وہ کہتا مستقبل کے بارے میں مت سوچو، بس ابھی یہاں رہو۔ میں کہتا یار مجھے بے چینی ہو رہی ہے، کولے بھی درد کر رہے ہیں۔ وہ کہتا جذبات لہروں کی طرح ہوتے ہیں، بس انہیں دیکھو، وہ دھیرے دھیرے دور ہوتے جائیں گے جیسے پرسکون سمندر پر کوئی لہر۔ بس یہی تھا، وہ میرے سارے کھیل ختم کر دیتا، اور میں تو کہانیوں کا بادشاہ تھا۔ گزرا ہوا کل، آنے والا کل، جذبات، ڈرامے، سب میری پیشکش کا حصہ تھے، مگر اب خاموشی، کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ کہتا یہ کھاؤ یا یہاں سو جاؤ۔ باقی وقت بس بھجن گیت سنتا سنتا گاتا۔ کبھی کبھی وہ مجھے آسن، یوگا پوسچر سکھاتا، مگر گفتگو نہ ہونے کے برابر۔ مجھے اس کی زندگی کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، اور اسے میری کہانیوں میں ذرہ بھر دلچسپی نہیں تھی۔ وہ پہلا شخص تھا جو میرے سارے ڈراموں میں دلچسپی لینے سے انکار کر گیا تھا، لیکن اس سب کے باوجود میں نے کبھی کسی انسان کے ساتھ اتنی گہری قربت محسوس نہیں کی۔ ایسا لگتا جیسے وہ میرے دل کے اندر بیٹھا ہو۔ ہم جہاں بھی جاتے وہ پہلے ہی وہاں گھر محسوس کرتا۔ جب ہم تھیرووادہ بدھ مت کی کسی خانقاہ میں جاتے تو وہ وہاں ایسے خوش آمدید کہا جاتا جیسے وہ پہلے سے ان کا حصہ ہو۔ اچانک اس کا نام دھرم سرا پڑ جاتا، ایک جنوبی بدھ مت کا روایتی نام۔ پھر میں غور کرتا تو اس کا کوئی لباس کا ٹکڑا وہی ہوتا جو باقی بھکشو پہن رہے ہوتے تھے۔ وہ اندرونی مندر تک رسائی پاتا، وہ سارے منتر جانتا تھا اور انہیں روانی سے پڑھ رہا ہوتا۔ پھر ہم کبھی شیو بھکتوں یا سوامیوں کے گروہ سے ملتے تو میں دیکھتا اب اس کے ماتھے پر شیو کے مطابق تلک لگا ہوتا، وہ ان کے منتر پڑھ رہا ہوتا اور سب اسے اپنا مانتے۔ کبھی ہم تبتی لاماؤں سے ملتے کارگیوپا سلسلے سے تو وہ اسے بھائیوں کی طرح گلے لگاتے اور وہ ان کی رسمیں بھی جانتا تھا۔ وہ 5 سال سے بھارت میں تھا اور اس کی روحانیت اتنی گہری ہو چکی تھی کہ ہر جگہ کے لوگ کہتے یہ تو ہمارا ہی ہے، اور میں الجھتا ہی رہا کہ آخر یہ ہے کون۔ میرے اندر تو مسلسل بدھ مت کی کشش تھی، خاص طور پر اس کی صاف شفاف سادہ سی صورت، تھیرووادہ یا زین بدھزم جیسی، جبکہ ہندو مت ہمیشہ مجھے بھاری، جذباتی، رنگ برنگا اور کبھی کبھی تو ڈرامائی حد تک غلو آمیز لگتا تھا۔ 3 ماہ بعد میری ویزا کی مدت ختم ہو رہی تھی تو ہم دلی گئے۔ ابھی بھی میں روحانی آدمی ہونے کے رول میں خود کو غیر مطمئن محسوس کرتا تھا، تو جیسے ہی دلی پہنچا میں نے اپنے ٹریولرز چیک سے $4 نکالے، ایک پتلون، قمیص اور ٹائی خریدی، اپنے پرانے ڈاکٹر ایلپرٹ والے چشمے نکالے اور وہی پرانی شکل بنا لی، ڈاکٹر رچرڈ ایلپرٹ، جو فوک آرٹ میوزیم آف نیو میکسیکو کی جانب سے موسیقی کے آلات جمع کرتا تھا۔ میری مالا اب جیب میں تھی کیونکہ میں روحانی ہونے کی حیثیت کو دل سے سچا محسوس نہیں کر رہا تھا۔ ویزا فکس کرایا، پھر اس کا سالانہ ویزا کروانے کے لیے ہمیں ایک قریبی شہر جانا پڑا۔ وہاں ہمیں ایک بڑی حویلی میں سادھو کا کمرہ ملا، کھانا دیا گیا، عزت دی گئی۔ اس نے کہا یہاں بیٹھو، میں ویزا کے بارے میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ اس نے مجھے سب کچھ بتایا کہ کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں بیٹھنا ہے، اور میں بس خاموشی سے مان گیا، بالکل ایک بچے کی طرح۔ تم جانتے ہو؟ تو پھر میں تمہیں فالو کرتا ہوں۔ وہ روانی سے ہندی بولتا تھا اور میری ہندی بس گزارے لائق، تو وہ ہر چیز سنبھال لیتا۔ ہم نے کچھ ہفتے سارناتھ کی ایک چینی بدھ خانقاہ میں گزارے، ایک ایسا خوبصورت طاقتور تجربہ جس کی مکمل نوعیت میں پھر بھی نہ سمجھ سکا، مگر اندر کچھ بدل رہا تھا۔ اس میں ایک عجیب بات تھی، رات کو وہ سوتا نہیں تھا جیسے میں سوتا تھا۔ جب بھی میری آنکھ کھلتی میں دیکھتا وہ کمل آسن میں بیٹھا ہوتا۔ میں جان بوجھ کر سوتا ہوا بنتا، پھر آدھی آنکھ کھول کر چیک کرتا کہ شاید اب تو سو رہا ہو، مگر نہیں، ہمیشہ اسی حالت میں بیٹھا ہوا۔ کبھی کبھار وہ لیٹتا بھی تھا، مگر میری نیند کے دوران 80% وقت وہ کسی نہ کسی مراقبے کی حالت میں ہوتا، اور وہ کبھی نہیں بتاتا کہ وہ کیا کر رہا ہوتا ہے۔
ना कोई जिस्मानी हरकत, ना कोई हलचल, बस सुकून का मुजस्समा। और फिर उस रात जब हम उस हवेली में थे, मुझे रफ़ा हाजत के लिए बाहर जाना पड़ा। मैं तारों भरे आसमान के नीचे निकला और फिर जो हुआ वो अगला बाब था। 1 साल पहले 20 जनवरी का दिन मेरी जिंदगी के बदतरीन दिनों में से एक था। उस दिन मेरी माँ की डेथ हुई थी। मौत की वजह थी उनकी तिल्ली स्प्लीन की एक बीमारी। उनकी बोन मैरो ने खून बनाना बंद कर दिया था, तो तिल्ली ने ये काम संभाल लिया और बहुत बड़ी हो गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके तिल्ली निकाल दी, मगर इसके बाद वो दुनिया से चली गई। उनकी बीमारी बहुत तवील चली थी। आखिरी हफ्ता में सारा वक्त उनके साथ रहा, जिस दौरान हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। माँ बेटे से आगे बढ़कर, शख्सियत की सरहदों से निकलकर एक गहरा सच्चा राब्ता कायम हुआ। मैंने अस्पताल में कई दिन महज मराकबे में गुजारे, और जब वो चली गई मैंने गम महसूस नहीं किया, बल्कि उनके साथ एक मुसलसल मौजूदगी का एहसास रहा। उस वक्त जब मैं नेपाल में था, एक रात सोने से पहले मुझे उनकी रोशन शबीह दिखाई दी। वो छत पर मौजूद थी। उस वक्त मेरे जहन में ये सवाल था, भारत जाऊं या जापान? और उनके चेहरे पर वही मखसूस माओ वाला तासुर था, तुम हमेशा मुसीबत में पड़ते हो, लेकिन जाओ, ये तुम्हारा ही रास्ता है। वो गुस्से और खुशी के बीच बैठी मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हूं, तुम पागल हो मगर ठीक कर रहे हो। मेरी माँ के अंदर 2 हस्तियां थीं। एक बूस्टन की मिडिल क्लास खातून जो चाहती थी कि मैं मुआशरती तौर पर कामयाब और जिम्मेदार बनूं, और एक अंदरूनी रूहानी हस्ती जो जैसे कहती हो, चलो बेटा, जियो अपनी सच्चाई। उनकी वो झलक मुझे भारत वापस पलटने का हौसला दे गई। उस रात जब मैं उस खुले वसी आसमान के नीचे खड़ा था, सितारे बहुत करीब लग रहे थे, अंधेरा बहुत गहरा था। मैं वॉशरूम के लिए बाहर आया था और अचानक मैंने अपनी माँ की मौजूदगी को महसूस किया। न उनकी मौत, न उनकी दर्द की याद, बस मोहब्बत भरी एक मौजूदगी। ये बहुत ताकतवर एहसास था। मैंने उनके लिए बेपनाह मोहब्बत महसूस की और फिर वापस आकर लेट गया। जाहिर है भगवान दास को मेरी जिंदगी की कहानियों में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसे मैं क्या ही बताता। अगली सुबह वो बोला, हमें पहाड़ों की तरफ जाना है, मेरे वीजे का मसला है, हमें मेरे गुरु से मिलने जाना होगा। गुरु का मतलब मेरे जहन में मगरिब में सिर्फ इतना था, कोई आला दर्जे का उस्ताद। मैंने एलन गिन्सबर्ग के बारे में एक लाइफ मैगजीन का मजमून पढ़ा था जिसका उन्वान था गुरु गोज टू कैंसस, और एलन खुद शर्मिंदा सा था, कहता, मैं गुरु नहीं हूँ। सच पूछो तो मैं नहीं जानता था कि गुरु का असल में मतलब क्या होता है, मगर अब मैं जानने के करीब था। भगवान दास ने कहा कि हमें लैंड रोवर लेकर पहाड़ों की तरफ जाना है, वही लैंड रोवर जो हमने पहले मुजस्समा साज हरीश जौहरी के पास छोड़ी थी। मैंने फौरन कहा, नहीं, मैं लैंड रोवर नहीं लेना चाहता। मैं अभी उस नीले डब्बे से, जिसमें हमने महीने गुजारे थे, निकला ही था और दोबारा वापस उसी कैद में नहीं होना चाहता था। मुझे न गाड़ी की जिम्मेदारी चाहिए थी, न मैं किसी गुरु से मिलना चाहता था। और अचानक मेरे दिल में शदीद ख्वाहिश जागी, बस किसी तरह वापस अमेरिका चला जाऊं। मैं सोचता गया, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं एक बच्चे के पीछे चल रहा हूँ और वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन वो इसरार करता रहा, हमें ये करना है। तो हम उस मुजस्समा साज के शहर गए और सिर्फ आधे घंटे में वही हरीश, जिसे मैं समझ रहा था कि गाड़ी कभी नहीं देगा, खुद कहता है, तुम्हें अपने गुरु से मिलने जाना है तो ले जाओ लैंड रोवर। दिलचस्प, अब हम गाड़ी में थे और वो मुझे गाड़ी चलाने ही नहीं दे रहा था। मैं बस उदासी और गुस्से में बैठा था। चर्च भी कुछ दिन पहले छोड़ चुका था, जिसके अजीबो गरीब जहनी असरात अब भी चल रहे थे। अब मैं एक मुकम्मल मनफी, उलझा हुआ, परेशान, शक्की जहन था। बस दिल चाह रहा था कि वापस अमेरिका भागूं। मेरे दिमाग में अब शक की हर मुमकिना कहानी गूंज रही थी। इसे तो बस लैंड रोवर चाहिए था, अब वो काम निकल गया तो मैं फालतू हूँ। हम कोई 80 से 100 मील चले होंगे कि हम एक छोटे से मंदिर पे रुके, जो हिमालय के दामन में एक तरफ सड़क किनारे वाक़ था। मुझे लगा शायद कोई ट्रक आ रहा है, इसलिए रुक रहे हैं। लेकिन जैसे ही रुके, लोग जमा होने लगे। वो भगवान दास गाड़ी से कूदा और सबने उसका इस्तकबाल किया।
अब मैं समझ गया कुछ होने वाला है, क्योंकि जैसे जैसे हम पहाड़ों में ऊपर चढ़ने लगे वो रोने लगा। हम भजन गा रहे थे और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे अंदाजा हो रहा था कि कुछ खास हो रहा है, लेकिन क्या, वो मैं नहीं जानता था। हम मंदिर पर रुके। उसने पूछा, गुरु कहाँ हैं? लोगों ने पहाड़ी की तरफ इशारा किया। वो भागता हुआ ऊपर चला गया और लोग भी खुशी से उसके पीछे। सब उसे इतना चाहते थे, इतनी मोहब्बत से देख रहे थे, जैसे वो उनका अपना ही हो। मैं गाड़ी से निकला और अब मैं और ज्यादा परेशान और नजरअंदाज महसूस हो रहा था। सब उसी के गिर्द थे, कोई मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। वो मुझसे बहुत आगे निकल चुका था और मैं उसके पीछे नंगे पांव पथरीले रास्ते पर भागा जा रहा था। मेरे पांव सख्त हो चुके थे, मगर फिर भी वो लंबे लंबे कदमों से आगे निकलता गया और मैं पीछे उलझता, गिरता, पड़ता, भागता और दिल में ये कहता, मुझे तो गुरु से मिलना ही नहीं था, ये सब क्या बकवास है। फिर हम पहाड़ी के पीछे पहुंचे, जहां एक मैदान था जो सड़क की तरफ नहीं बल्कि वादी की तरफ खुलता था। वहां एक छोटे कद का बुजुर्ग बैठा था, उम्र शायद 60 या 70 साल के दरमियान। एक कंबल लपेटा हुआ सुकून से बैठा था। उसके गिर्द 8 या 9 हिंदू अफराद बैठे थे। सारा मंजर ऐसा लगता था जैसे किसी पेंटिंग में आ गया हो। बादल, हरी वादी, पहाड़ों का दामन, एक खामोश तकद्दुस। भगवान दास दौड़ता हुआ उस बुजुर्ग के पास पहुंचा, जमीन पर लंबा लेट गया, दंड प्रणाम किया, यानी माथा जमीन से लगाकर दोनों हाथ से उसके पैरों को छूकर मुकम्मल सजदा। वो रो रहा था और वो बुजुर्ग, गुरु या महाराज जी जो भी, उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मगर कुछ बहुत गहरा हो रहा था। मैं एक तरफ खड़ा था, दिल में कहता हुआ, मैं इनके पांव नहीं छूऊंगा, मुझे ऐसा करना जरूरी नहीं है, मैं कोई मजबूर नहीं हूँ। महाराज जी कभी कभार मेरी तरफ देखते और मुस्कुराकर आंख मारने जैसे अंदाज में आंख मारते, मगर मैं इतना तनाव में था कि सोचा, मुस्कुरा लो बाबा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो मुझसे हिंदी में कुछ बोले, जिसका मुझे आधा ही मतलब समझ में आया। साथ एक मुतरज्जिम था जो हमेशा उनके साथ रहता और तर्जमा करता। महाराज जी ने भगवान दास से कहा, तुम्हारे पास मेरी तस्वीर है? भगवान दास ने सर हिलाया, हाँ है। तो उन्होंने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इसे दे दो। मैंने सोचा, क्या खूबसूरत बात है, मुझे अपनी तस्वीर दे रहे हैं। मैंने शुक्रगुजारी से मुस्कुराकर सर हिलाया, लेकिन फिर भी मैंने दिल में कहा, पाँव नहीं छूऊंगा। फिर उन्होंने कहा, तुम बड़ी गाड़ी में आए हो। बस वही बात जो मेरे दिल में सबसे ज्यादा खटक रही थी। हाँ, मैंने तकरीबन बेजारी से कहा। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगे, क्या ये मुझे दे दोगे? मैं बस वहां कहने ही वाला था कि नीचे लेटे भगवान दास ने कहा, जमीन से सर उठाए बगैर, महाराज जी अगर आप चाहें तो ये आपकी है। मैं चीखा, अरे नहीं, रुको जरा, ये हमारी गाड़ी नहीं है, ये तो डेविड की गाड़ी है, हम ये ऐसे कैसे दे सकते हैं? और उस बुजुर्ग ने कह कहा मारकर हंसना शुरू कर दिया। शायद पूरी महफिल हंसने लगी, बस मैं नहीं हंसा था। फिर वो पूछते हैं, तुमने अमेरिका में बहुत पैसा कमाया। मेरे दिल में आया, चलो अब मेरी अना की खुराक आ रही है। मैंने फौरन जहन में अपनी सारी प्रोफेसर वाली कहानियां, साइकेडेलिक के सफ़र, स्मगलिंग के एडवेंचर सब झट से नज़र दौड़ाई और थोड़ा मुबालगा करते हुए कहा, $25,000 कमाता था, जो कि असल में झूठ था, मैंने कभी इतना नहीं कमाया था। उन्होंने ये रकम रुपयों में तब्दील की, जो कि एक बड़ी रकम बनती थी, और सबको कहा। सब मुतासर हो गए। मैं अब अंदर से शर्मिंदा हो रहा था, मगर वो सब हंस रहे थे और महाराज जी फिर हंसने लगे। फिर वो बोले, मेरे लिए ऐसी गाड़ी खरीद कर दोगे? मेरे जहन में बिजली सी कूद गई। मैं एक ऐसे घर से आया था जहां फंड रेजिंग, अपील्स, ब्रांड्स, यूनिवर्सिटी, अस्पतालों के लिए चंदे दिए जाते थे, मगर इतनी जल्दी, इतनी महारत से मांगना मैंने जिंदगी में नहीं देखा था। इसे तो मेरा नाम भी नहीं पता और पहले ही दिन $7,000 की गाड़ी मांग रहा था। मैंने सिर्फ इतना कहा, जी मुमकिन है, क्योंकि मैं अब मुकम्मल तौर पर उलझन में था। फिर उन्होंने कहा, इन्हें ले जाओ और खाना दो। हमें ले जाकर शानदार खाना दिया गया। साधु आए, हमें खिलाया, फिर कहा गया आराम करो। कुछ देर बाद हम दोबारा महाराज जी के पास बैठे थे। उन्होंने मुझे बुलाया, आओ बैठो। मैं बैठा। वो मेरी तरफ देखकर बोले, कल रात तुम सितारों के नीचे थे? मेरे दिल में हैरत।
तुम अपनी माँ के बारे में सोच रहे थे? जी, मेरे दिल में बिजली की लहर। मैंने ये किसी से शेयर नहीं किया था। तुम्हारी माँ पिछले साल फौत हुई थी। अब तो मेरा जिस्म सुन्न होने लगा था। मरने से पहले उसका पेट बहुत बड़ा हो गया था। थोड़ा सा वक्फा। हाँ, फिर वो पीछे होकर आंखें बंद करके बोले, तिल्ली, वो तिल्ली की बीमारी से मरी। और उस लम्हे जो मेरे साथ हुआ उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। उसने मुझे जिस तरह देखा, एक खास अंदाज में, तो दो बातें एक साथ हुई और ऐसा नहीं लगा कि एक दूसरे की वजह से हैं। मेरा दिमाग पागलों की तरह दौड़ने लगा। हर साजिश, हर CIA साजिश, हर खुफिया बटन, हर फाइल, हर वो ख्याल जो इंसान के होश उड़ा दे। ये कौन है? ये किसके लिए काम कर रहा है? ये कैसे सब जानता है? क्या मैं किसी जाल में फंस चुका हूँ? मगर दूसरी बात जो उस लम्हे हुई, उसने मेरे अंदर की जमीन हिला दी। अब कुछ भी पहले जैसा ना रहा। मेरे दिमाग में उस वक्त एक ही सवाल गूंज रहा था, ये बटन कहाँ है जिसे दबाकर ये मेरी फाइल निकालता है, खोलता है और पढ़ता है? ये मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? लेकिन इन सवालों के कोई जवाब जोड़ ही नहीं रहे थे। ये सब कुछ नामुमकिन हद तक नाकाबिले यकीन लग रहा था। मैं तो बस एक सयाह था, एक कार में घूमने वाला अमरीकी, और मेरे साथ जो बंदा था वो तो ये सब जान ही नहीं सकता था। तो ये सब हो कैसे रहा है? मेरा जहन तेजी से भागने लगा, और मजीद तेज, और फिर मजीद तेज। अब तक मेरे जहन में रूहानी या मावराई तजर्बे के दो खाने थे। पहला, ऐसे तजर्बे दूसरों को होते हैं, मुझे नहीं, मगर वो दिलचस्प जरूर हैं और एक खुले जहन से उनका मुताला जरूरी है। ये मेरी सोशल साइंस वाली अप्रोच थी। दूसरा, मैं नशे में हूँ, खास तौर पर LSD के नशे में। तो मुझे कैसे मालूम हो कि ये सब हकीकत है या मैं खुद सब तख्लीक कर रहा हूँ? क्योंकि हकीकत ये है कि मैंने ऐसी दवाएं ली थी जिन्होंने मेरे लिए पूरे नए जहान पैदा किए थे। सबसे ज़बरदस्त तजर्बा मुझे हुआ था एक दवा से जिसका नाम था JB 318। ये मैंने मालब्रुक में एक कमरे में बैठ कर ली थी। तीसरी मंजिल पर था। लगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर एक लड़की कमरे में आई, हाथ में नींबू पानी का जग। कहने लगी, नींबू पानी पियोगे? मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छा है। उसने गिलास में नींबू पानी उंडेला और डालती ही रही। पानी गिलास से बाहर निकलकर फर्श पर गिरा, फिर दीवारों पर चढ़ा, छत के पार हुआ, दूसरी दीवार से नीचे, मेरे पैजामे के नीचे आया। पजामा गीला हुआ, फिर वो पानी वापस गिलास में आया और जैसे ही गिलास को छुआ, गिलास गायब, नींबू पानी गायब, गीलापन गायब और लड़की भी गायब। मैंने मुड़कर रॉफ मैट्रन्स की तरफ देखा, कहा, रॉफ, मेरे साथ एक अजीब वाकया हुआ है। और रॉफ भी गायब। तब मैं बस एक ही बात जानता था, बैठा रहे कुछ न कर, ये कुछ न कुछ है, मगर क्या? तो हाँ, मैं जानता था कि कीमियाई असरात में इंसान मुकम्मल दुनिया खुद पैदा कर सकता है। इसीलिए जब भी ऐसा कुछ होता, मैं जल्दी में कोई मतलब अखज़ नहीं करता था, क्योंकि उस वक्त मैं खुद मुशाहिदा करने वाला भी बदला हुआ होता था। मगर इस बार इन दोनों खानों में से कोई एक भी फिट नहीं बैठ रहा था। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ता रहा, यहाँ तक कि जैसे किसी कंप्यूटर को ऐसा सवाल दिया जाए जिसका कोई हल ही ना हो। अलार्म बजे, लाल बत्ती जली और सिस्टम रुक जाए। बस वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मेरा जहन रुक गया। तमाम अंदरूनी शोर, तमाम तज्जिया करने की ख्वाहिश उसी वक्त जल गई, खत्म हो गई। मेरे पास कोई भी जहनी कोना ऐसा नहीं बचा जहां मैं अब सबको समझा कर छुपा सकूं। और उसी लम्हे मेरे सीने में एक शदीद दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे दिल को कोई जोर से मरोड़ रहा है, और मैं रोने लगा। मैं रोता गया और रोता गया और रोता गया। ये खुशी का रोना न था, ना ये उदासी का था। ये सिर्फ एक ही बात थी जो मैं महसूस कर सकता था, मैं घर पहुंच चुका हूँ। सफर खत्म हुआ, अब मजीद तलाश नहीं। मैं रोता रहा, यहाँ तक कि लोगों ने मुझे सहारा देकर उठाया और हमें ले जाया गया एक अकीदतमंद सन्यासी के घर, जहाँ हम रात गुजारने वाले थे। उस रात मेरे अंदर एक ही वक्त में रोशनी भी थी और उलझन भी। मगर एक बात यकीनी हो गई थी, सब कुछ बदल चुका है। रात के किसी हिस्से में मैं अपने शोल्डर बैग में कुछ ढूंढ रहा था तो अचानक मुझे LSD की बोतल नजर आई। मैं चौंक कर बोला, ओहो, आखिरकार मुझे ऐसा बंदा मिल गया जो वाकई जानता होगा। यकीनन इसे मालूम होगा कि LSD क्या बला है। मुझे इससे ये सवाल जरूर करना है। और फिर ये बात मैं भूल गया।
अगली सुबह 8 बजे एक पैगाम रसां आया, महाराज जी फौरन आपको बुलाते हैं। हम फौरन लैंड रोवर में बैठे और 3 मील दूर मंदिर पहुंचे। मैं जैसे ही करीब पहुंचा, महाराज जी ने दूर ही से जोर से कहा, तुम्हारे पास कोई सवाल है? वो सब रस्मी बातों से बहुत बेचैन थे। फिर उन्होंने पूछा, कहाँ है वो दवाई? दवा? मैं चौंका। LSD को तो मैंने कभी दवा समझा ही नहीं था। किसी ने कहा, मेरा ख्याल है वो LSD की बात कर रहे हैं। मैं बोला, LSD? उन्होंने कहा, अच्छा LSD ले आओ। मैं गाड़ी की तरफ गया, छोटी सी LSD की बोतल निकाली, वापस आया। महाराज जी बोले, दिखाओ। मैंने हाथ में थोड़ा सा डालकर दिखाया। ये STP है, ये लेब्रियम, और ये बस एक ट्रैवल किट थी, मुख्तलिफ अक़साम की। वो पूछते हैं, ये तुम्हें सिद्धियां देता है? मैंने कभी सिद्धि का लफ्ज़ सुना ही नहीं था, तो तर्जमा मांगा। बताया गया सिद्धि का मतलब है रूहानी ताकत, पावर्स। अब मेरी जहनी हालत कुछ यूं थी, मुझे लगा जैसे वो कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो शायद अपनी ताकत खो चुके हैं और विटामिन B12 मांग रहे हैं, और मेरे पास विटामिन B12 था ही नहीं। तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैंने दिल से सोचा, अगर वो लैंड रोवर मांगते तो वो भी दे देता। मैंने अफसुर्दा होकर कहा, नहीं महाराज जी, माफ़ कीजिएगा, ये तो मेरे पास नहीं है। उस वक्त महाराज जी ने हाथ बढ़ाया तो मैंने उनके हाथ पर एक सफ़ेद गोली रख दी, जिसे हम वाइट लाइटनिंग कहते थे। ये ख़ास तौर पर मेरे लिए तैयार की गई LSD थी। हर गोली में 305 माइक्रोग्राम LSD होता था, बहुत खालिस, बहुत मजबूत। अमूमी तौर पर अगर कोई शख्स 60 साल से ऊपर हो तो उसे सिर्फ 50 से 75 माइक्रोग्राम देना मुनासिब समझा जाता है, ताकि कोई झटका ना लगे। लेकिन ये तो 305 माइक्रोग्राम। शुरू में ही पहले दिन उन्होंने हाथ और आगे बढ़ाया। मैंने दूसरी गोली रख दी। अब 610 माइक्रोग्राम हो चुके थे। फिर तीसरी, अब 915 माइक्रोग्राम। ये किसी भी इंसान के लिए पहली खुराक के तौर पर बहुत ही बड़ी मिकदार थी। महाराज जी ने कहा, अच्छा, और सारी की सारी गोलियां निगल गए। मैंने अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल वाजे उन्होंने गोलियां निगली थी। मेरे अंदर का छोटा साइंसदान बोला, यह तजर्बा बहुत दिलचस्प होने वाला है। सारा दिन मैं वही बैठा रहा। हर कुछ देर बाद वो मुझे देखते, हल्की सी चमक आंखों में, और कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। यही उनका जवाब था मेरे सवाल का। और अब जो कुछ भी मेरे पास डेटा है, वही अब तुम्हारे पास भी है, अष्टांग योगा। मुझे दोबारा मंदिर ले जाया गया, और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि कभी किसी ने ये नहीं पूछा, तुम यहाँ ठहरना चाहते हो? क्या तुम पढ़ना चाहते हो? ना कोई मुआहदा हुआ, ना कोई वादा, ना कोई कसम, ना कोई अब तुम हमारे हो वाला जुमला। कुछ भी नहीं। सब कुछ खामोशी से अंदरूनी सतह पर तय हो चुका था। अगले दिन महाराज जी ने कहा, इसे ले जाओ और कपड़े खरीद कर दो। मुझे एक कमरा दे दिया गया। ना किसी ने मुझसे पैसा मांगा, ना कहा कि ये पैगाम फैलाओ या खिदमत करो। कुछ नहीं मांगा गया, कोई मुतालबा ना था। बस सब कुछ खुद ब खुद हो रहा था। ये जो गुरु महाराज जी थे, इनके पास सिर्फ एक कंबल था। वो ऐसी हालत में थे जिसे सहज समाधि कहते हैं, एक ऐसी रूहानी कैफियत जहाँ इंसान दुनिया से अलग हो चुका होता है, मगर बज़ाहिर दुनिया में मौजूद होता है। अगर उन पर नज़र ना रखी जाए तो वो या तो जंगल में गायब हो जाते हैं या अपना जिस्म छोड़ देते हैं। इसीलिए उनके अकीदतमंद हर वक्त उन पर नज़र रखते थे, बस उन्हें इस दुनिया में रोकने के लिए। उनके गिर्द हमेशा एक हजूम होता, लोग तोहफे तहाइफ लाते, क्योंकि भारत में किसी बुजुर्ग को कुछ देना रूहानी बरकत, पुण्य हासिल करने का तरीका है। तो यूं पैसा जमा हो जाता, और फिर लोग खुद मंदिर बनाते हैं, स्कूल बनाते हैं, रास्ते साफ करते हैं। महाराज जी कहीं जाकर कहते, यहाँ एक संत रहते थे, यहाँ मंदिर बनेगा, और बस लोग बना देते, और वो खुद कुछ नहीं करते दिखाई देते, मगर सब कुछ उन्हीं के गिर्द हो रहा होता था। एक दिन मैं अपनी एड्रेस बुक देख रहा था, निगाह पड़ी लामा गोविंदा के नाम पर, वही जिन्होंने फाउंडेशंस ऑफ तिब्बतन मिस्टिसिज्म और वे ऑफ द वाइट क्लाउड लिखी थी। मैंने दिल में सोचा, अरे मुझे इनसे मिलना चाहिए, मैं तो हिमालय में ही हूँ, ज्यादा दूर भी नहीं। बेहतर है वापसी से पहले एक बार जाके मुलाकात कर लूँ। अगले ही दिन महाराज जी का पैगाम आ गया, फौरन लामा गोविंदा से मिलने जाओ।
एक और मौके पर मुझे दिल्ली जाना था अपना वीज़ा काम मुकम्मल करने के लिए। ये पहला मौका था 4 महीने बाद कि उन्होंने मुझे अकेला बाहर जाने दिया, वरना हमेशा कोई ना कोई साथ भेजते थे। वो मेरी बहुत हिफाजत करते थे। जैसे अस्पतालों में कहते हैं, अलाउ पेमेंट परमिशन नहीं दी गई। मैं 12 घंटे की बस लेकर दिल्ली पहुंचा। इतना रूहानियत से भरा हुआ था कि पूरे कनॉट पैलेस से नंगे पैर खामोशी से अपने छोटे चाक बोर्ड के साथ गुजर गया। अमेरिकन एक्सप्रेस पर भी अल्फाज लिखकर बात की, कोई आवाज़ नहीं निकाली और ना ही दिल में कोई घबराहट। सारा दिन हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ अपने ड्रामे करने के बाद लंच का वक्त हुआ। मैं उस वक्त बहुत सख्त डाइट पर था। 60 पाउंड वजन कम कर चुका था। अपने जिस्म में बहुत हल्का और दिल में बहुत खूबसूरत महसूस कर रहा था, लेकिन अंदर से भी कुछ लालच बाकी था। मैंने सोचा, चलो आज वेजिटेरियन दावत कर लेते हैं। मैं काला दर्जे के सब्जी खोर रेस्टोरेंट में गया। कोने में एक मेज़ पर बैठा और स्पेशल डिलक्स वेजिटेरियन थाली ऑर्डर की। शुरू से लेकर आखिरी निवाले तक, और आखिर में वेजिटेरियन आइसक्रीम आई जिसमें 2 इंग्लिश बिस्किट लगे थे। बिस्किट मेरी ज़िंदगी में मीठे की बड़ी अहमियत थी और दिल में मैं जानता था ये बिस्किट मेरी डाइट से बहुत दूर हैं। ये ना चावल है ना सब्जियां। तो मैं वो बिस्किट चुपके चुपके खा रहा था, अंधेरे कोने में, जुर्म के एहसास के साथ, मगर कोई देख नहीं रहा था, या कम अज कम मुझे लगा कि नहीं देख रहा है। उस रात मैं एक बुद्ध खानका में रुका और अगले दिन बस लेकर वापस पहाड़ पर आ गया। 2 दिन बाद हमें पता चला महाराज जी वापस आ चुके हैं। वो पहाड़ों के किसी और गांव में थे। अक्सर एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। मैंने 1.5 महीने से उन्हें नहीं देखा था। वैसे भी वो सामने कम ही आते थे। हम सब दौड़कर उनसे मिलने गए। मैंने संतरे का एक थैला खरीदा और जैसे ही उनका चेहरा देखा, संतरे हाथ से गिर गए। मैं रोने लगा, जमीन पर गिर गया और लोग मुझे थपथपा रहे थे। महाराज जी एक के बाद एक संतरा खा रहे थे, जैसे किसी और का करम अपने ऊपर ले रहे। ये उनका खास तरीका था। खवातीन दिन भर उन्हें खाना खिलाती रहती। वो मुंह खोलते और जैसे जैसे वो खाते दूसरों की मनफी तवानाई अपने अंदर ले लेते। मैंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने मेरे सामने 8 संतरे खा लिए। ऐसा मंजर मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। स्कूल के प्रिंसिपल मुझे संतरे खिला रहे थे। मैं रोता जा रहा था। माहौल बहुत जज्बाती हो चुका था। तब महाराज जी ने मेरे बाल पकड़कर मुझे ऊपर किया और मुस्कुराकर पूछा, बिस्किट कैसे लगे? और एक बार फिर वो सब जानते थे जो मैंने चुपके चुपके किया था। मैं अपने मंदिर में होता और कभी सोचता अमेरिका में किसी खूबसूरत लामा के लिए कुछ चंदा इकट्ठा करवाना चाहिए। ऐसी नेकी भरी सोच, और फिर रात को कंबल ओढ़कर लेट जाता और अचानक जहन में कोई दुनियावी ख्याल आ जाता। शायद ये सोच लेता, जब मेरे पास रूहानी ताकतें आएंगी तो मैं क्या कुछ करूंगा, या फिर कोई जिनसी ख्याल। फिर जब मैं अगली बार महाराज जी से मिलता तो वो अचानक कहते, तुम अमेरिका वाले लामा को कुछ पैसे देना चाहते हो ना? और मैं सोचता, वाह मैं कितना खूबसूरत इंसान हूँ। मेरे नेक इरादे तक ये जानते हैं, लेकिन फौरन ही सर्द सी लहर बदन में दौड़ जाती। ओहो, अगर इन्होंने ये सोच पढ़ ली तो वो वाला ख्याल भी तो ये जानते होंगे, और वो भी, उफ खुदाया। मैं फौरन जमीन की तरफ नजरें झुका लेता। फिर जब हिम्मत करके एक नजर उनकी तरफ देखता तो वो हमेशा मुझे ऐसी मोहब्बत से देख रहे होते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये तजर्बे अंदर से हिला देने वाले थे। जैसा कि सिख मजहब में कहा जाता है, जिस दिन तुम्हें यकीन हो जाए कि रब सब जानता है, उस दिन तुम आज़ाद हो जाते हो। मैं सालों से नफ्सियाती थेरेपी से गुजर चुका था, मगर मेरे जहन के कुछ कोने अब भी महफूज थे, छुपे हुए कुछ ख्यालात, कुछ रवैये जिन्हें मैंने किसी के सामने जाहिर ना होने दिया। मगर महाराज जी के साथ मुझे ये एहसास हुआ कि वो हर वक्त मेरे जहन के अंदर चलने वाली हर बात को जानते हैं, और फिर भी वो मुझे मुकम्मल तौर पर चाहते हैं, कबूल करते हैं, क्योंकि हम असल में कौन हैं इन तमाम ख्यालात से पीछे छुपे होते हैं। मैंने एक बार हरिदास बाबा से पूछा, महाराज जी मुझे वो बुरे ख्यालात क्यों नहीं बताते जो मेरे दिल में आते हैं? उन्होंने कहा, क्योंकि वो तुम्हारी साधना, तुम्हारी रूहानी तरबियत में मददगार नहीं है। वो सब कुछ जानते हैं, मगर वो सिर्फ वही करते हैं जो तुम्हारे सफ़र में मदद दे। याद है लैंड रोवर, वो मुजस्मा साज जिसके पास गाड़ी थी? महाराज जी से इतनी मोहब्बत करता था कि खुद ही उसने कह दिया,
गाड़ी महाराज जी की हुई, यानी महाराज जी ने वो गाड़ी वैसे ही हासिल कर ली। एक दिन बताया गया, आज हम हिमालय के ऊपर एक सैर पर जा रहे हैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मैं तो अक्सर अपने कमरे से बाहर भी नहीं निकलता था। महाराज जी के गिर्द 8 या 9 लोग होते थे। सिर्फ मैं और भगवान दास ही मगरबी लोग थे। मेरे क़याम के दौरान और कोई मगरबी ज़ायर नज़र नहीं आया। ये कोई वेस्टर्न सीन नहीं था, बल्कि एक बहुत मखसूस रूहानी दायरा था। मुझे अमेरिका वापस जाते हुए ख़ास तौर पर ताकीद की गई थी कि महाराज जी का नाम, उनकी जगह या कोई भी मालूमात किसी से शेयर ना की जाएं। अगर कोई मेरे बोले हुए इशारों से या भारत की मालूमात से उन्हें ढूंढ कर पहुँच गया तो फ़ौरन निकाल दिया जाता, बगैर किसी वजाहत के। ये सब सुनकर शायद अजीब लगे, मगर पैगाम यही था, जो तुम तलाश कर रहे हो उसके लिए तुम्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं। हमारी छोटी सी जमात 8 या 9 लोग, जब कहीं भी चलते मैं हमेशा सबसे पीछे होता, जैसे कोई नया तालिब इल्म जूडो या कराटे क्लास में होता है। आखिर में खड़ा रहता जब तक सीख न ले। मैं नौआमूज था, नौ मुरीद, और सब लोग हमेशा मुझे सिखा रहे होते थे। हम लैंड रोवर में रवाना हुए। आगे की सीट पर महाराज जी बैठे थे। भगवान दास ड्राइविंग कर रहा था और मैं गाड़ी के पीछे वाले कैंपिंग के हिस्से में औरतों और सामान के साथ बैठा हुआ था। भगवान दास अब इस मंजर में बहुत बुलंद रूहानी मकाम पर पहुंच चुका था। वो सितार बजाने लगा था, एक ज़बरदस्त मौसीकार बन चुका था। हिंदू लोग उसे बेहद चाहते थे। जब वो भजन गाता तो लोग रूहानी वजद में आ जाते। हम पहाड़ियों में गए, एक खूबसूरत मकाम पर रुके जहां हमें सेब दिए गए और वादी का हसीन नज़ारा किया। तकरीबन 10 मिनट बाद महाराज जी ने कहा, हमें आगे जाना है। हम मज़ीद ऊपर गए, एक फॉरेस्ट्री कैंप पर पहुंचे। जंगलात के महकमे के कुछ लोग महाराज जी के अकीदतमंद थे, तो ये जगह उनके लिए मखसूस कर दी गई। एक इमारत हमारा इंतज़ाम कर रही थी। निगरान आया और बोला, महाराज जी आपने हमें शर्फ बख्शा। वो अंदर चले गए। हम सब लान में बैठे थे। थोड़ी देर बाद पैगाम आया, महाराज जी तुम्हें बुलाते हैं। मैं अंदर गया और उनके सामने बैठ गया। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम अमेरिका में लोगों को हंसाते हो? मैंने कहा, जी हाँ, मुझे खुशी होती है ऐसा करके। वो बोले, बहुत अच्छा। तुम्हें बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है? मैंने कहा, जी हाँ बिल्कुल। वो बोले, बहुत अच्छा। कुछ और ऐसे ही सवालात किए जो सादा, मोहब्बत भरे, लेकिन थोड़े अजीब थे। फिर उन्होंने हाथ बढ़ाया और मेरी पेशानी पर 3 बार हल्की सी चपटें मारी। बस इतना ही। फिर एक शख्स आया, मुझे सहारा देकर बाहर ले गया और मैं मुकम्मल उलझन में डूबा हुआ था। मुझे नहीं पता था कि ये क्या हुआ, क्यों, क्या, इसका मतलब क्या था। जब मैं बाहर निकला तो सब लोगों ने कहा, तुम तो बहुत बुलंद हालत में लग रहे हो। कहते हैं मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर अंदर से मैं सिर्फ परेशान था। इस वाक़े को आज तक मैं समझ नहीं पाया, मगर मैं ये तुम्हें सच सच सुना रहा हूँ। जो कुछ मुझे पता है वो तुम्हें भी दे रहा हूँ। बस एक अजीब सा लम्हा जिसका मतलब शायद अभी नहीं खुला। हरिदास बाबा मेरे असल उस्ताद थे, एक ऐसा योगी जो बोर्ड पर चाक से लिख कर पढ़ाता था, इंतहाई मुख्तसर मगर ज़बरदस्त अंदाज में। सुबह सवेरे उठता, नदी या बाल्टी से नहाता, सांस के योगा, प्राणायाम, हाथा योगा, ध्यान, मुताला करता। फिर 11:30 बजे वो आते और चाक से बोर्ड पर लिखते। अगर एक जेब कतरा किसी वली से मिले तो उसे सिर्फ उसकी जेबें नजर आती हैं, और फिर चले जाते। या कभी लिखते, अगर तुम जूते पहन लो तो सारी जमीन चमड़े से ढक गई। ये सब बातें दरअसल सिखाने का तरीका था कि तुम्हारी नीयत तुम्हारी नजर बन जाती है। वो ऐसा पढ़ाते थे जैसे कुछ पढ़ाया ही न गया हो। ऐसा लगता जैसे मैं सब कुछ पहले से जानता हूँ, बस कोई याद दिला रहा है। जब वो अहिंसा, नॉन वायलेंस की तालीम देते तो यूं कहते, सांप दिल पहचानता है। जो योगी जंगल में होते हैं उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं, बस दिल से पाक होना ज़रूरी है। कई महीने बाद जब मैंने स्वामी विवेकानंद की किताब राजा योगा पढ़ी, तब जाके समझ आया हरिदास बाबा मुझे अष्टांग योगा सिखा रहे थे, और वो भी मुकम्मल तरीके से, बहुत नरमी, बहुत सादगी और गहरी साइंसी तरतीब के साथ। ये वही राजा योगा था
جو پتنجلی نے 500 قبل مسیح کے قریب سوتراؤں کی صورت میں بیان کیا تھا، اور یہ عظیم یوگی سادہ جملوں، چھوٹے استعاروں میں مجھے وہی صدیوں پرانا علم دے رہا تھا۔ اب جبکہ میں اس رستے پر ابھی بھی ایک نیا مسافر ہوں، میں مغرب واپس آیا ہوں، کچھ کرم نبھانے، کچھ ادھورے وعدے پورے کرنے۔ ان وعدوں میں سے ایک وعدہ یہ ہے کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ بانٹوں جو اسی طرح کی روحانی راہ پر چل رہے ہیں۔ کوئی بھی شخص اپنا تجربہ بانٹ سکتا ہے، جیسے میں نے ابھی تک کی کہانی سنائی، یا یوگا سکھا کر، یا گا کر، یا محبت کے ذریعے۔ ہر انسان کو اپنا الگ ذریعہ ملتا ہے جس سے وہ اپنا تھوڑا سا سچ، اپنا تھوڑا سا شعور دوسرے سے بانٹ سکے۔ میرے لیے یہ کہانی صرف ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ جس کے ذریعے میں تمہیں یہ سچا پیغام دے سکوں۔ زندگی میں بہت کچھ ممکن ہے اگر تمہارے دل میں یقین زندہ ہے۔